ओके। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? लास्ट मीटिंग में आप लोगों को मैंने आईएएस 10 सेंड किया था, आईएएस 10 इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। अब मैं उस आईएएस 10 की एग्ज़ाम किट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? एक बात पहले समझ लें कि इस एग्ज़ाम किट की क्लास लेने के लिए लास्ट क्लास आनी चाहिए। एग्ज़ाम किट की क्लास लेने के लिए लास्ट क्लास अटेंडेड होनी चाहिए, ओके? ये पहले बोल रहा हूँ मैं आपको। तो आप लोगों ने आईएएस 10 में डिस्कशन ये की थी। आईएएस 10 का एक स्कोप था। क्या स्कोप था? कि ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले, ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले, क्योंकि अगर तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड यूँ देखो, अगर तुम्हारा अकाउंटिंग पीरियड है फॉर एग्ज़ाम्पल 31 दिसंबर 18, ठीक है? तो इस गुज़रे हुए साल के अकाउंट्स बनाने के लिए यहाँ अकाउंट्स बनते हैं, ठीक है? तो उस अकाउंट बनाने में भी टाइम बन लगता है। ये कोई छोटी-मोटी कंपनीज़ नहीं होती, बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनाने में लगते हैं टाइम, ढाई 3 महीने लगते हैं। तो फिर यहाँ आके लेट अस से 31 मार्च 0-19 को, 31 मार्च 19 को ये अकाउंट्स, और से सुनना, 31 मार्च 2019 को ये अकाउंट्स यहाँ फाइनलाइज होते हैं, साइन ऑफ होते हैं, सही है? यहाँ डायरेक्टर से अप्रूव करते हैं। तो अब आईएएस 10 का याद है स्कोप क्या था? आईएएस 10 उन इवेंट्स में डील करता है जो ईयर एंड के बाद हो और साइन ऑफ से पहले, यानी ये वाले इवेंट्स, याद है? जब अकाउंटेंट अकाउंट्स बना रहा होता है, तो उसको एक कुछ ऐसी बातें पता लगती हैं, जो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अभी शामिल नहीं है। तो अब उन बातों को लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस तरह इनकॉर्पोरेट करना है, ये हमें आईएएस 10 बताता था, याद है? ये आपने पढ़ा है पूरा। अच्छा, फिर आईएएस 10 ने इन इवेंट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। आईएएस 10 ने उन इवेंट्स को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था, 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ था। एक थे एडजस्टिंग और एक नॉन एडजस्टिंग थे, याद है? एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग, पूरी लिस्ट आपको लिखवा के दी है। एक थे एडजस्टिंग और एक नॉन एडजस्टिंग थे, ठीक है? एडजस्टिंग इवेंट्स क्या थे? कि जो बेशक हुए हैं ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले, लेकिन उनके होने की कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट करती है। उनके होने के चांसेस, उनके होने की एविडेंस ईयर एंड पे मौजूद है। तो हम उनको ईयर एंड पे एडजस्ट कर लेते थे, सही है? इसकी बड़ी मशहूर मिसाल क्या थी? बैड डेट्स, याद है? बैड डेट्स इसकी बहुत सुपर हिट एग्जांपल है कि गौर से सुने, ईयर एंड से पहले हमने क्रेडिट सेल की और ईयर एंड पे रिसीवेबल मौजूद है। ईयर एंड पर रिसीवेबल मौजूद होने का मतलब, देखो, रिसीवेबल का मतलब क्रेडिट रिस्क मौजूद है। जैसे ही हम क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट रिस्क जिंदा हो जाता है। जैसे ही हम क्रेडिट सेल करते हैं, क्रेडिट रिस्क जिंदा हो जाता है। रिस्क का मतलब भागने के चांसेस मौजूद होते हैं। अब अगर यही इवेंट ईयर एंड के बाद हो गया, राइट ऑफ हो गया, तो अब आप इसको ईयर एंड पे एडजस्ट कर लोगे, सही है? फिर एक और मिसाल मैंने आप लोगों को बड़ी तफसील से उस वीडियो में दी है, लास्ट वाली वीडियो जो आपने देखी है, उसमें मिसाल दी थी, बहुत बहुत गौर से सुने। उसमें ये मिसाल आप लोगों को दी थी कि इन्वेंटोरी, के ईयर एंड पर आपकी इन्वेंटोरी डैमेज हो गई या ऑब्सोलीट हो गई, ईयर एंड पर आपकी इन्वेंटोरी डैमेज हो गई या ऑब्सोलीट हो गई। तो इन्वेंटोरी डैमेज या ऑब्सोलीट होने की वजह से अब वो सस्ती बिकेगी ना, तो अब वो बिकी ईयर एंड के बाद है, ईयर एंड के बाद सस्ती बिकी है, कॉस्ट से भी सस्ती बिकी है। तो अब जरा सोचो, ये कॉस्ट से सस्ती इसलिए बिकी है क्योंकि डैमेज ईयर एंड पे हो गई थी। कॉस्ट से सस्ती इसलिए बिकी है क्योंकि डैमेज ईयर एंड पे हो गई थी, याद है? तो इसीलिए इसको ईयर एंड पर आप एडजस्ट करते थे, इसके लॉस को लोअर पे रिकॉर्ड करके। जब आप इन्वेंटोरी को लोअर पे रिकॉर्ड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये लॉस बुक हो जाएगा। जब इन्वेंटोरी को आप लोअर पे बुक करोगे तो ऑटोमेटिकली ये लॉस बुक हो जाएगा, सही है? अच्छा, ये इन्वेंटोरी और बैड डेट वाली ये बहुत मशहूर मिसालें हैं। इन्वेंटोरी और बैड डेट वाली ये बहुत मशहूर एग्जांपल है, स्पेशली इन्वेंटोरी तो बहुत मशहूर एग्जांपल है एडजस्टिंग इवेंट्स की, याद है? तो अब अगर वो सिर्फ यूं भी लिख के देगा ना कि ईयर एंड के बाद इन्वेंटोरी कॉस्ट से कम में बिकी है, तो आप समझ जाना ये एडजस्टिंग इवेंट है। कुछ मशहूर एग्जांपल्स के थ्रू भी वो सॉल्व करवाएगा। फिर आप लोग के सामने नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स भी बताए थे। नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स वो इवेंट्स होते हैं जो हुए ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले, लेकिन उनके होने की कोई कंडीशन ईयर एंड पे एग्जिस्ट नहीं करती। उनके होने की कोई कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती। उनके होने की कोई कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती। मैंने आसान लफ्जों में समझाया था, अचानक से कोई इवेंट अचानक से हो जाए, अचानक से हो जाए, अचानक से हो जाए, कोई इवेंट अचानक से हो जाए तो वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, सही है? ओके, यानी उसके होने की कोई कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है?
तो फिर नॉन एडजस्टिंग इवेंट के लिए लास्ट ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ डिस्क्लोजर, गुजरे हुए साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सिर्फ उसको डिस्क्लोजर बना देना अगर वो मटेरियल हो, अगर वो मटेरियल हो तो उसका डिस्क्लोजर बना देना, दैट्स इट, सिर्फ डिस्क्लोजर बनेगा, दैट्स इट। सही। अब ये सारी बातें बताई थी और लास्ट क्लास में फिर इसी तरह डिविडेंड्स का इशू भी डिस्कस किया था कि अगर डिविडेंड ईयर एंड से पहले डिक्लेयर हो रहे हैं, देखें ये आपके ईयर एंड से, ये अगर आपका ईयर एंड है इससे पहले पहले डिविडेंड डिक्लेयर हो रहे हैं तो उसकी डबल एंट्री बनेगी इस गुजरे हुए साल में। अगर डिविडेंड ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हो रहे हैं तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट था। डिविडेंड ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हो रहे हैं तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट था, फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट था। ओके, राइट, ओके। देन उसके बाद फिर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इधर देखो, फिर जब आप लोग की वो क्लास एंड हो रही होगी तो उसमें आप लोगों ने गोइंग कंसर्न का एक मसला पढ़ा होगा, गोइंग कंसर्न विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इशू। और गोइंग कंसर्न की पहले भी आप लोगों ने क्लासेस देख ली हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स में, याद है? तो गोइंग कंसर्न का मसला ये था कि अगर ईयर एंड के बाद अचानक से कोई ऐसा अजाब आया, ईयर एंड के बाद अचानक अचानक से बोल रहा हूँ, यानी ईयर एंड पे आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, रिपोर्टिंग डेट पर आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे, लेकिन ईयर एंड के बाद अचानक से कोई ऐसा अजाब आया, ऐसा अजाब आया कि ऐसी तैसी हो गई, ऐसी तैसी हो गई, यानी आपका बिजनेस समझ लो खत्म हो जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में अब आपको पूरे अकाउंट्स एडजस्ट करने होंगे, यानी पूरे अकाउंट ब्रेकअप बेसिस पे बनाने होंगे। तो मालूम हुआ गोइंग कंसर्न एक ऐसा इवेंट है कि बेशक अगर वो ईयर एंड के बाद अचानक से भी हो ना, गोइंग कंसर्न अगर ईयर एंड के बाद अचानक से भी हो तो भी आपको सारे अकाउंट्स रीस्टेट करने होंगे और एडजस्ट करने होंगे। ओके, चलो। अब बहरहाल ये सब आपने कल की क्लास में पढ़ा हुआ है। मैं आज आपको सबसे पहले इसकी एग्जाम किट करा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसकी एग्जाम किट पे बात कर रहा हूँ। चलो यहाँ देखें, रिबल्स डेल्स कंपनी प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। सबसे पहले देखो ईयर एंड पढ़ा, हमारा ईयर एंड क्या है? 30 सितंबर। देख लो हमारा ईयर एंड है, ये देखो यहाँ लिख रहा हूँ 30 सितंबर x8। सही है, ये ईयर एंड है। अब देखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव कब हो रही है, ताकि आईएएस का इसको द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव्ड, ये रहा, ये डेट बहुत अहम है। देखो ये डेट क्या डेट है? ये डेट है 12 जनवरी x9, 12 जनवरी x9 बस। और ये इशूड वगैरह सब बेकार है, बाद में इशू जब भी हो हमें दो डेट्स काम, एक ईयर एंड और एक अप्रूवल डेट। एक ईयर एंड और जिस दिन वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन ऑफ होती है, अप्रूव होती है, ठीक है। अब देखें आईएएस 10 का स्कोप क्या है? आईएएस 10 उन इवेंट्स में डील करता है जो यहाँ यहाँ देखो जो ईयर एंड के बाद हो और साइन ऑफ से पहले हो, ईयर एंड के बाद हो और साइन ऑफ से पहले हो। अब चलो पढ़ो। अ फ्लड, अ फ्लड, सॉरी पहले रीड कर लो क्या मांग कर रहा है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग। सिंपल आपको पिक करना है, सिंपल आपको पिक करना है एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सिंपल आपको पिक करना है एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सिंपली आपको पिक करना है एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट। सही, यहाँ देखें अब फ्लड, यार फ्लड वगैरह जो होते हैं ना, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये आसमानी आफतें अचानक से आती हैं। देखो पहली बात याद रखना, अ फ्लड ऑन 3 अक्टूबर दैट डिस्ट्रॉयड अ रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ इन्वेंटरी व्हिच हैड कॉस्ट 1700। यार 3 अक्टूबर का मतलब यहाँ कहीं देखो, तो इसका मतलब ईयर एंड के बाद अचानक से, ईयर एंड के बाद अचानक से एक फ्लड आया और उसने हमारा कुछ मटेरियल, कुछ इन्वेंटरी डिस्ट्रॉय कर दी। तो बताओ ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? बताओ ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? ये एडजस्टिंग है या नॉन, वेरी गुड, नॉन एडजस्टिंग है। बेटा इसकी कोई कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती, अचानक से हुआ है। इसकी कोई कंडीशन ईयर एंड पर एग्जिस्ट नहीं करती है। सही है कि अचानक से इवेंट हुआ है। ओके, नाउ अब जरा सुनिए, अ क्रेडिट कस्टमर, और से इंग्लिश पढ़ना इंग्लिश पढ़ना, ये वैसे तो मशहूर एग्जांपल है लेकिन फिर भी मशहूर में लिखवाई भी, अपने रजिस्टर भी सामने रख लो। अ क्रेडिट कस्टमर विद अ बैलेंस outstanding at 30th September X8 was declared insolvent on 20 दिसंबर 2008। देखो क्रेडिट कस्टमर यहाँ ईयर एंड पे मौजूद था, एक रिसीवेबल मौजूद था, यानी आपने ईयर एंड से पहले क्रेडिट सेल की थी, आपने ईयर एंड से पहले क्रेडिट सेल की थी। जब ईयर एंड से पहले क्रेडिट सेल की और ईयर एंड पे रिसीवेबल मौजूद था, तो ईयर एंड पे रिसीवेबल का मतलब क्रेडिट रिस्क मौजूद था।
ईयर एंड पे रिसीवेबल का मतलब क्रेडिट रिस्क मौजूद था, सही है, और यानी क्रेडिट रिस्क का मतलब बैड डेट का चांस था, और वाकई यहाँ जाके बैड डेट हो गया। तो बेटा ये तो सबसे मशहूर एग्जांपल है एडजस्टिंग इवेंट की। मैंने लास्ट वाली जो क्लास ली है उसको शुरू ही इससे किया था। लास्ट क्लास जो आप लोगों को मैंने कल भेजी थी, जो IS 10 की क्लास है, वो इसी से शुरू की थी। तो यस दिस इज एडजस्टिंग इवेंट, यस दिस इज एडजस्टिंग इवेंट, यस दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। नाउ नंबर 3, इन्वेंटरी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ 800 एट 30 सितंबर, यानी इधर देखें, ईयर एंड पर, मेरे बच्चों इधर देखो, ईयर एंड पर आपके पास यहाँ इन्वेंटरी आपने खरीदी हुई थी, ईयर एंड पे इन्वेंटरी मौजूद थी 800 रुपए की, और कह रहा है वॉज सोल्ड फॉर, देगा 650, इधर यहाँ कहीं नवंबर ये रहा, नवंबर X8 ये रहा, यहाँ आपने सोल्ड फॉर 650, यानी लॉस में बिकी, खरीदी हुई थी, ये सही है ना? अच्छा सही। अब सुने, तो ईयर एंड पर इन्वेंटरी आप खरीद चुके थे, ईयर एंड पे इन्वेंटरी खरीद चुके थे, ईयर एंड के बाद सस्ते में बिकी, तो बेटा याद रखना, ये आपने जो कल एग्जांपल्स पढ़ी थी उसकी सबसे मशहूर एग्जांपल है ये एडजस्टिंग इवेंट की, एडजस्टिंग इवेंट की ये सबसे मशहूर एग्जांपल है, सही। और याद रखना, जब भी इस तरह का इन्वेंटरी का केस है और एग्जामिनर साइलेंट हो, एग्जामिनर क्या हो, साइलेंट हो, इसका मतलब ये ईयर एंड पर ही डैमेज हो गई है, इसका मतलब ये ईयर एंड पर ही डैमेज हो गई है। लेकिन हाँ, अगर वो स्पेसिफिकली यूं बोले, अगर वो स्पेसिफिकली कहानी सुनाए कि यार ईयर एंड के बाद अचानक से कोई इवेंट हुआ था जिसकी वजह से इसकी वैल्यू गिरी है, तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग होगी। मैंने आपको कल की क्लास में एक पेपर की एग्जांपल देके समझाया था, पेपर वाली एग्जांपल आप लोगों को दी थी, याद है? तो उसमें एक स्पेशल स्टोरी थी, वो स्पेशल स्टोरी अलग थी, हाँ, राइट। तो अब ये आपने कितने की खरीदी थी, 800 रुपए की, और 650 की बिकी, इसका मतलब 150 का लॉस हुआ है। और जब एग्जामिनर साइलेंट है, इसका मतलब ये वैल्यू ईयर एंड पे ही गिर गई थी, ये वैल्यू ईयर एंड पर ही इसके अंदर डिफेक्ट था। नाउ लास्ट, a dividend on equity shares of 4 cent per share was, पढ़ो पढ़ो, was declared, कब डिक्लेयर हुआ, डेट पढ़ो, डिक्लेयर्ड हुआ, ये देखो ये ईयर एंड है, ईयर एंड जरूर देख लेना, 30 सितंबर X8 इज योर ईयर एंड, 30 सितंबर X8 इज योर ईयर एंड, 30 सितंबर X8 इज योर ईयर एंड, और ये डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है दिसंबर में, यहाँ कहीं हुआ है डिक्लेयर, यहाँ कहीं डिक्लेयर हुआ है। तो कल आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हो रहा हो, ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हो रहा हो, तो बेटा ये प्योर नॉन एडजस्टिंग इवेंट होगा, सही है। तो गुजरे हुए साल में इसका सिर्फ डिस्क्लोजर बनता है, अगले साल से रिकॉर्ड होगा, तो ये नॉन एडजस्टिंग है। मैं चुप हूँ, मैं खामोश हूँ, आराम से इसको देखो, एनालाइज करो, जो कल पढ़ा है इसको रिवाइंड करो जहन में। कर लिया? अब ये आपकी एग्जाम किट है बेटा, कैप्लन वाली किट है मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, कैप्लन की किट है ये। चलो चलो, अब ये 321, 321 अच्छा सवाल है, जो अभी ऊपर वाले सवाल में पढ़ा है वो सब जहन में रखना। Which of the following statements are correct based upon the requirements of IS 10 events after the reporting period? Events after the reporting period, इधर देखें, ट्रू एंड फॉल्स, डिटेल्स, बहुत गौर से सुनना, डिटेल्स ऑफ ऑल एडजस्टिंग इवेंट्स मस्ट बी डिस्क्लोज बाय नॉट, नहीं 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 नहीं, कभी भी नहीं बेटा, डिस्क्लोजर तो नॉन एडजस्टिंग का बनता है ना, डिस्क्लोजर तो नॉन एडजस्टिंग का बनता है, एडजस्टिंग की तो एंट्री बन जाती है, ओ भाई, एडजस्टिंग की तो एंट्री बन जाती है, नॉन एडजस्टिंग का डिस्क्लोजर बनता है, ये झूठ है, ये झूठ है, झूठ, ये फॉल्स है, फॉल्स। पॉइंट नंबर 1 इज फॉल्स, सोच लो, कल की क्लास जहन में रख के सोचो। अब नंबर टू आप सबने 10 बार पढ़ा हुआ है, लेकिन अंग्रेजी डिफरेंट है। अब मटेरियल लॉस, एक मिनट, मटेरियल लॉस, लॉस का मतलब क्या होगा था, देखो कॉस्ट ज्यादा है, मिसाल के तौर पे 800, सेलिंग प्राइस 650, अभी ऊपर केस नहीं पड़ा था लॉस वाला। अब मटेरियल लॉस, एक मिनट, पॉइंट नंबर 2 की लाइन को तोड़ तोड़ के पढ़ा रहा हूं। अब मटेरियल लॉस, लॉस का मतलब कॉस्ट ज्यादा सेलिंग प्राइस कम, कॉस्ट ज्यादा सेलिंग प्राइस कम,
arising from the sale after the reporting date of inventory valued at cost at the statement of financial position date must be, ये देखो ये क्या लिखा है, reflected. Reflected का मतलब होता है adjusted. Adjusted के लिए एक और नाम भी होता है reflected, ये अंग्रेजी में लोग बोलते हैं. इन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं एक बार फिर पढ़ रहा हूँ, आराम से सुने. अ मटीरियल लॉस, लॉस का मतलब खरीदा महंगा था बेचा सस्ता, कॉस्ट ज्यादा थी सेलिंग प्राइस कम है, सही है. अराइजिंग फ्रॉम द सेल आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, यानी बेचा ईयर एंड के बाद, वैल्यूड एट इट कॉस्ट एट द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन डेट, ईयर एंड पे हमने, ईयर एंड पे हमारे पास था और ईयर एंड पे कॉस्ट पे रिकॉर्डेड था ये इन्वेंटोरी, लेकिन ईयर एंड के बाद कॉस्ट से कम में बिकी, तो इट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड, यानी इट मस्ट बी एडजस्टेड. यस, ये एडजस्टिंग इवेंट है बेटा. ये जो पॉइंट नंबर 2 है ना, ये यही वाला, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये है, ये जो अभी तुमने किया है ना, ये वाला है, यही पॉइंट नंबर 2 है. देखो ये जो मशहूर इन्वेंटोरी की एग्जांपल नहीं थी, मशहूर इन्वेंटोरी वाली एग्जांपल जो है वो एडजस्टिंग इवेंट होती है, और ये भी यही कह रहा है कि मस्ट बी एडजस्टेड, मस्ट बी एडजस्टेड. तो पॉइंट नंबर 2 सही है, पॉइंट नंबर 2 बिल्कुल सही है. वही इन्वेंटोरी वाला किस्सा सुना के बोल रहा है, इट शुड बी रिफ्लेक्टेड, इट शुड बी एडजस्टेड. यस, तो ये एडजस्ट होगा. अब 2 सही है. If the market value of property, plant and equipment falls materially after the reporting date, the details must be disclosed by note. Very good. सुनो भाई, मैंने कल ये लाइन लिखवाई थी स्टॉक मार्केट के ऊपर कि ईयर एंड सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, सडन फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट. सुनो बेटा, ईयर एंड के बाद अगर अचानक से स्टॉक मार्केट गिर गई तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. या इसको यूं समझो, ईयर एंड के बाद हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में गाड़ियां भी आती हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में गाड़ियां भी आती हैं, सुकून. तो ईयर एंड के बाद अचानक से हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो वैल्यू गिर गई ना. तो अब बेटा इस एक्सीडेंट की ईयर एंड पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, इस एक्सीडेंट की ईयर एंड पे कोई कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो ठीक ठीक ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है. यस, दिस इज नॉन एडजस्टिंग, दिस इज नॉन एडजस्टिंग. और नॉन एडजस्टिंग इवेंट का सिर्फ क्या बनता है, डिस्क्लोजर. नॉन एडजस्टिंग इवेंट का क्या बनता है, डिस्क्लोजर बनता है. ओके, तो ये भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है, 2 भी सही है, 3 भी सही है. अब 4 देखो, events after the reporting date are those that occur between the statement of financial position date and the date. बिल्कुल सही है, यही तो आईएएस की डेफिनेशन है. यस, आईएएस की डेफिनेशन है, ये कल वाली उस क्लास में भी लिखी हुई होगी. ये आईएएस 10 का स्कोप है, ये आईएएस 10 का स्कोप है भाई, बिल्कुल सही स्कोप है. आईएएस 10 उन इवेंट्स में डील करता है जो ईयर एंड के बाद हो और साइन ऑफ से पहले हो. आईएएस 10 उन इवेंट्स में डील करता है जो ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले हो, जो ईयर एंड के बाद हो और साइन ऑफ से पहले हो, ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले हो. ओके, तो बेटा आंसर इज 2 3 4, ये आंसर डी इज द आंसर, ये डी इज द आंसर. स्टिल रुको, आराम से पढ़ो, टेक योर टाइम, आराम से पढ़ो प्लीज. नंबर 3 बता दें बिल्कुल. इफ द मार्केट वैल्यू, इधर देखो, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट फॉल्स मटीरियली आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, देन डिटेल्स मस्ट बी डिस्क्लोज बाय नोट. भाई ईयर एंड के बाद अचानक से हमारे किसी किसी भी एसेट की वैल्यू गिर जाए, किसी भी एसेट की वैल्यू कैसे गिर जाए भाई, जरा सुने. अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हुई है वो गिर गई, या हमारे किसी जगह पे ब्लास्ट हो गया, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया अचानक से, या जैसे अभी जहाज क्रैश हुआ था, जहाज क्रैश हो गया हमारा, तो भाई ये सारे इवेंट अचानक से हुए, इनकी पहले से कोई इंडिकेशन नहीं होती, इन हादसा की कोई इंडिकेशन नहीं होती, इस वैल्यू गिरने की कोई इंडिकेशन ईयर एंड पे नहीं होती, तो बेटा ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं. और जब ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं तो हाँ इनका डिस्क्लोजर बनता है. जब ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होते हैं तो हाँ इनका डिस्क्लोजर बनता है. तो ये कह रहा है डिस्क्लोज बाय नोट. साथ रहें, साथ रहें प्लीज, साथ रहें प्लीज, साथ रहें, साथ रहें, थैंक यू. चलो, अब मैं चुप हूँ, 322 और 323 करो. मैं चुप हूँ, मैं चुप हूँ, तुम 322 और 323 करो. चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी. 322 एंड 323 बिल्कुल आपकी स्क्रीन पे मैंने
इनलाश कर दिया है। करो 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 करो। 322 तो आसान है, ए इज द आंसर। हाँ ये इसने वो मैंने ये बोला कि अगर ये करवाओगे तो ये सब होगा ना, प्रपोजल। वो बंदा बाहर है, अगर बात करें तो कर लो। अभी तो क्लास हो रही है। कितना एरिया कराएगा पूछो साहब। वो बाहर की दोनों एरिया। हाँ पूरा। ये भी पूछो कि सिर्फ ये वाला एरिया कराना हो जो कॉर्नर है उसका क्या होगा। सही है, सिर्फ ये सब। चलो कर लिया आप लोगों ने माशाल्लाह। चलो 322 मैं बताता हूँ। व्हाट शुड बी डिस्क्लोज अ नोट। देखो बेटा, आपको पता है ना कि अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट नॉन एडजस्टिंग इवेंट मटेरियल अमाउंट का है तो फिर उस पर आपने डिस्क्लोजर देना है। तो फिर उस पर आपने डिस्क्लोजर देना है, उस पर डिस्क्लोजर देना है। तो अब उस डिस्क्लोजर में क्या होता है, उस डिस्क्लोजर में वो पूरा किस्सा सुनाओगे, उस डिस्क्लोजर में जो इशू हुआ है उसका पूरा किस्सा सुनाओगे। और नंबर टू एंड में आपने क्या लिखना है, सामने देखें। एंड में आपने उसका फाइनेंशियल इफेक्ट लिखना है। एंड में आपने उसका फाइनेंशियल इफेक्ट लिखना है कि भाई ये हादसा हुआ है, लेटेस्ट से अर्थक्वेक आया था, उससे ये बिल्डिंग गिर गई और उस बिल्डिंग की वजह से हमें इतने करोड़ों का लॉस हुआ है। ठीक है, तो ये देखो, ये इसका आंसर है, ये रहा आंसर, ये रहा। द नेचर ऑफ द इवेंट एंड द एस्टिमेटेड फाइनेंशियल इफेक्ट। डिस्क्लोजर में इतनी सिंपल सी बात है, इवेंट क्या हुआ था वो बताओ, इवेंट क्या हुआ था वो बताओ, और उसका फाइनेंशियल इफेक्ट बताओ, ये इसका आंसर है। 322 का आंसर क्या है, ए। 322 आंसर इज ए, 322 आंसर इज ए। ओके, नाउ 323 इज वेरी गुड, सिर्फ गुड नहीं है, वेरी गुड है। अब देखो इधर देखो, मैं स्कोर ब्रेक्स कंपनी हैज अ रिपोर्टिंग डेट ऑफ 30th सितंबर x8। बेटा ये देखें, यहाँ देखें, 30th सितंबर x8 का आपका ईयर एंड है। 30th सितंबर x8 का आपका ईयर एंड है। हाँ, a fire destroyed all inventory on the premises and the directors considered that the brakes company। अच्छा सॉरी, मैंने वो ऊपर का नहीं पढ़ा, पहले ऊपर का पढ़ लेता हूँ। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंड आपका 30 सितंबर x8 है, एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर अप्रूव्ड। ये डेट इंपॉर्टेंट है, अप्रूवल की डेट, सही है।
ये बाकी डेट सब बेवकूफ बनाने वाली है। तो बताओ इस सवाल में आपका स्कोप क्या है? ईयर एंड 30 सितंबर X8 है और आपका साइन ऑफ कब हो रहा है? साइन ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो बस ये आईएएस का स्कोप है, ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले, ईयर एंड के बाद और साइन ऑफ से पहले, ये बीच के एरियाज, ये सारे आईएएस का स्कोप है, सही है। नाउ इन चारों में से आपने पिक क्या करना है, जरा चारों में से पिक क्या करना है? विच ऑफ द फॉलोइंग वुड के साथ नॉट बड़ा लिखा हुआ है, रिजल्ट इन एडजस्टमेंट ऑफ द अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ब्रेक। भाई इन चारों में से कौन सी ऐसी चीज है जो एडजस्ट नहीं होगी? यानी हमें एडजस्टिंग इवेंट नहीं, नॉन एडजस्टिंग इवेंट पिक करना है। हमें एडजस्टिंग नहीं, हमें नॉन एडजस्टिंग इवेंट पिक करना है, सही है। होश में रहे, कल की क्लास सोचते रहे। ऑन 13 दिसंबर X8 अ फायर डिस्ट्रॉयड, अब देखो मेरी परसेप्शन सुनो। 13 दिसंबर, हाँ यहाँ लाई कर रहा है, देखो इन दोनों डेट के बीच में लाई कर रहा है। 13 दिसंबर इन दोनों डेट के बीच में लाई कर रहा है। अ फायर डिस्ट्रॉयड, फायर, अरे मेरे जहन में आया उसी वक्त परसेप्शन क्या बनी कि फायर तो अचानक से लगती है, फायर तो अचानक से लगती है, अचानक से लगती है फायर, आग अचानक से लगती है, याद है। तो मेरे जहन में तो यार ये आया कि यार ये फायर तो अचानक से है, तो ये नॉन एडजस्टिंग होगा। लेकिन जरा पढ़ो इसने हरकत क्या की। इतनी बड़ी आग लगी, इतनी बड़ी आग लगी, पढ़े, destroyed all inventory, और सारी इन्वेंटरी जल गई, एंड द डायरेक्टर्स कंसिडर दैट ब्रेक कंपनी इज नो लॉन्गर गोइंग कंसर्न, नो लॉन्गर गोइंग कंसर्न। भाई आपका गोइंग कंसर्न का स्टेटस ही खत्म हो गया। इतना बड़ी तबाही हुई कि बस आपने कहा अब हम ये बिजनेस नहीं चला सकते, बिजनेस बंद हो जाएगा। तो बेटा जब भी गोइंग कंसर्न के चादर, गोइंग कंसर्न का पर्दा आपके सर पे से उठ जाए ना, तो फिर वो ट्रांजेक्शन एडजस्टिंग इवेंट होती है, फिर वो ट्रांजेक्शन एडजस्टिंग इवेंट हो जाती है। फिर आप ईयर एंड पे सारे के सारे अकाउंट्स एडजस्ट कर लेते हो। अब ईयर एंड पे जो सारे अकाउंट्स बनेंगे वो ब्रेकअप बेसिस पे बनेंगे। अब ईयर एंड पे जो सारे अकाउंट्स बनेंगे वो ब्रेकअप बेसिस पे बनेंगे। ओके, तो हाँ ये एडजस्ट होगा, ये वाली चीज एडजस्ट होगी, ये आपने कल पढ़ी है, सही है। हाँ, अगर यहाँ गोइंग कंसर्न का मसला नहीं होता तो फिर ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, तो ये एडजस्ट होगा। जबकि इस सवाल में आपको आंसर देते वक्त क्या करना है? नॉन एडजस्टिंग पिक करने, क्या पिक करने? नॉन एडजस्टिंग। तो ये आंसर नहीं है, हाँ ये आंसर नहीं है। नंबर 2, अ क्रेडिट कस्टमर विद एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस एट 30 सितंबर। भाई ईयर एंड पे रिसीवेबल मौजूद था, ये देख लो, ईयर एंड पे रिसीवेबल, ईयर एंड पे रिसीवेबल मौजूद था, यहाँ रिसीवेबल मौजूद था। और फिर वही बंदा, फिर ईयर एंड के बाद क्या हुआ? यहाँ 12 दिसंबर को देख लो, 12 दिसंबर को आपने उसको राइट ऑफ किया, यहाँ रिसीवेबल मौजूद था। तो मैंने आपको बोला था ना कि जब ईयर एंड पे रिसीवेबल मौजूद है, जब ईयर एंड पे रिसीवेबल मौजूद है, दैट मींस ईयर एंड पे क्रेडिट रिस्क मौजूद है। ईयर एंड पे रिसीवेबल मौजूद है, इसका मतलब ईयर एंड पे क्रेडिट रिस्क मौजूद है, ईयर एंड पे क्रेडिट रिस्क मौजूद है, तो इसका मतलब बैड डेट का रिस्क ईयर एंड पे मौजूद है। तो यस, दिस इज एडजस्टिंग इवेंट और बड़ा मशहूर एडजस्टिंग इवेंट है। तो भाई ये भी एडजस्टिंग है, जबकि इस क्वेश्चन में एडजस्टिंग आंसर नहीं है, एडजस्टिंग आंसर नहीं है। हाँ, देख लो, मैं चुप हूँ, देख लो। अब 3, एन इक्विटी डिविडेंड, याद रखना इक्विटी डिविडेंड का मतलब ऑर्डिनरी डिविडेंड होता है। इक्विटी डिविडेंड का मतलब ऑर्डिनरी डिविडेंड होता है। इक्विटी डिविडेंड का मतलब ऑर्डिनरी डिविडेंड होता है, कभी नहीं भूलना। ऑफ 6 सेंट्स पर शेयर वाज डिक्लेयर्ड ऑन 1st ऑफ दिसंबर X8। भाई ये यस, देखो ईयर एंड के बाद यहाँ ये दिसंबर है ना, ईयर एंड के बाद आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है, ईयर एंड के बाद आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। तो ईयर एंड के बाद जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है, ईयर एंड के बाद जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ईयर एंड के बाद जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। यस, यही आंसर है, ये आंसर है। अच्छा, ये फोर अभी आपने पिछले पेज पे 2 बार पढ़ा है, ये फोर पिछले पेज पे 2 बार पढ़ा है। इन्वेंटरी वैल्यूड एट कॉस्ट एट द ईयर एंड वाज सोल्ड फॉर 650, वही ईयर एंड के बाद कॉस्ट से कम में बिकना, ये एडजस्टिंग होता है, ये भी एडजस्टिंग होता है। तो बताओ इस सवाल में नॉन एडजस्टिंग इवेंट सिर्फ कौन सा है? 3। तो आंसर इज बी, आंसर इज बी, आंसर इज बी।
अब मेरे बच्चों इधर देखो, इधर देखो, ये लो, ये एक लास्ट क्वेश्चन है इस किट का। चलो इस किट का, इस टॉपिक का, चलो करो, वॉयला के नाम से। करें बेटा। चलें, सबसे पहले ईयर एंड देखें क्या है। इनका ईयर एंड है 31 जनवरी। अब सुने, यहाँ देखें, वॉयला पेड, और से देखें, वॉयला पेड एन इक्विटी डिविडेंड, क्या मांग रहा है, शुड बी क्लास एडजस्टिंग, इस बार एडजस्टिंग पिक करना है, इस सवाल में एडजस्टिंग इवेंट पिक करना है, इस सवाल में एडजस्टिंग इवेंट पिक करना है। वॉयला पेड एन इक्विटी डिविडेंड ऑफ 10,000 ऑन 28 फेब, पेमेंट से कुछ नहीं होता, देखते हैं डिक्लेयर कब हुआ है। द डिविडेंड हैड बीन प्रोपोज से भी कुछ नहीं होता, प्रोपोज से भी कुछ नहीं होता, डिक्लेयर होना चाहिए भाई। ईयर एंड से पहले अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, डिक्लेयर, ये वर्ड याद रखना, डिक्लेयर हुआ है तब एडजस्टिंग है। प्रोपोज की कोई हकीकत नहीं है, पढ़ाया है लास्ट क्लास में, प्रोपोज की कोई शरई हैसियत नहीं है। प्रोपोज का मतलब रिकमेंड करना, असल चीज है डिक्लेयर। असल चीज क्या है, डिक्लेयर। बल्कि डायलॉग याद होगा, once dividend is declared in the AGM, once dividend is declared in the AGM, it becomes the current liability of the company. Once dividend is declared in the AGM, it becomes the current liability of the company. It becomes the current liability of the company. याद है? तो बेटा ये ईयर एंड पे सिर्फ प्रपोज हुआ है, डिक्लेयर नहीं हुआ, तो दिस इज नॉन एडजस्टिंग, दिस इज नॉन एडजस्टिंग, ये नॉन एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है। ओके, ये नॉन एडजस्टिंग है, पक्का। अब नंबर 2, नोटिफिकेशन, और से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। नोटिफिकेशन ऑफ अ कॉम्पनसेशन क्लेम फ्रॉम अ कस्टमर वाज रिसीव्ड ऑन 15 जनवरी, ये देखो ईयर एंड के बाद, यहाँ 15 फेब, ईयर एंड के बाद एक कस्टमर की तरफ से हमें नोटिफिकेशन आया, which related to faulty products sold by Viola in January। सुनो भाई, सामने वाले ने हमें यहाँ से आके क्यों पकड़ा, ईयर एंड के बाद हमें पकड़ लिया यहाँ से, ईयर एंड के बाद उसने हम पे केस किया, क्यों किया, क्योंकि ईयर एंड पे हमने कोई गलत हरकत कर चुके थे, ईयर एंड पर हम उसको खराब माल बेच चुके थे, उसकी वजह ईयर एंड पे मौजूद थी, उसके एक रिएक्शन की वजह ईयर एंड पे मौजूद थी। तो यस, दिस इज एडजस्टिंग इवेंट, यस दिस इज एडजस्टिंग इवेंट। नंबर 3, वॉयला Voila received notification on 5th of February X4. Voila received notification
on 5th of February X4 that a major credit customer was insolvent. Voila received notification on 5th of February X4 that a major credit customer was insolvent. अब मेरी बात सुने बेटा, आपको पता है कि बैड डेट्स बेशक ईयर एंड के बाद हो, ईयर एंड के बाद बैड डेट्स हो, लेकिन ईयर एंड पे रिसीवेबल मौजूद होता है, तो वो आपका एडजस्टिंग इवेंट होता है ना, याद नहीं है? बैड डेट सबसे बड़ा एडजस्टिंग इवेंट है, तो ये भी एडजस्टिंग है। तो आंसर इज बी 2 एंड 3, 2 एंड 3, 2 एंड 3 इज द आंसर। कर लिया बेटा? बोलो भाई, बोलो। हो गया जी बच्चों? चलो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, बहुत जबरदस्त कहानी है, इट्स फुल ऑफ लर्निंग एंड दिस इज रियली वेरी वेरी रिलेटेड टू द करंट सिचुएशन। तुम्हें पता है अभी करंट सिचुएशन में आईएफआरएस बोर्ड की तरफ से भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आए रिगार्डिंग कोविड और कोविड का इस स्टैंडर्ड से बहुत बड़ा हिस्सा है। वैसे आप लोगों के लेवल पर ये एग्जामिनेबल नहीं है, थोड़ा एडवांस लेवल का इशू है, लेकिन मैं अभी चीजें गर्म हैं, जहन में ताजी हैं, तो मैं समझाता हूँ, सीख जाओगे तुम लोग, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है? ओके, आ जाओ। अब जरा दिल दिल से पढ़ना, चोरी नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि देखो मैं अब एक एक्स्ट्रा चीज पढ़ा रहा हूँ, तो दिलो दिमाग इधर रखना। देखें बेटा, नॉर्मली दुनिया में कितने इदारों का ईयर एंड 31 दिसंबर को होता है? कितने इदारे ऐसे होते हैं जिनका अकाउंटिंग पीरियड और कैलेंडर ईयर एक ही होता है? दुनिया में ऐसा है, बहुत सारे इदारे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जिनका अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर ईयर एक ही होता है, सही है? हम अभी जैसे 2020 है ना, तो पिछले साल का दिसंबर चलता है 2019, पिछला साल क्या है? दिसंबर 19। सुनो, अगर आपको याद हो, अगर आपको याद हो तो ये जो कोविड नामी बला है, ये कोरोना वायरस दुनिया में शुरू कहां से हुआ था? चाइना से। और चाइना में ये दिसंबर में शुरू हो गया था, दिसंबर के एंड में इसने बीज बो दिया था, सही है? तो दिसंबर के एंड पर यहाँ चाइना में ये वायरस स्टार्ट हुआ था। अब इनिशियली सिर्फ चाइना में था, बाकी दुनिया में नहीं था। अच्छा, पहले सच बोलना, अगर सच बोलोगे तो बात समझ जाओगे, झूठ बोलोगे नहीं समझोगे। सच सच बताओ, क्या दिसंबर 2019 में सोचा भी था कि दुनिया की ये हालत हो जाएगी? बिल्कुल भी नहीं, कभी भी नहीं। मैंने तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, सोचा भी नहीं था मैंने, क्योंकि अगर मैं ये सोच लेता ना, मुझे ये चीज पहले से पता होती, तो मैं अरबों रुपए कमा लेता। अरबों रुपए मैं कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज्यादा कमा लेता। क्यों? जो मार्केटें गिरी हैं उसमें एक मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, शॉर्ट सेल, उल्टी शर्त लगा के आप अरबपति हो जाओ, अपना घर बेच के उल्टी शर्त लगा दो। मार्केट जिस तरह गिरी है, तो गिरती हुई मार्केट में भी कमाने का कुछ तरीके होते हैं, गिरती हुई मार्केट में कमाने के तरीके होते हैं। अभी मैं उस पर बात नहीं कर रहा, किसी को अगर पहले से ही पता होता, जिसको भी ये इवेंट पहले से पता होगा, उसने अरबों रुपए बनाए होंगे, अरबों या खरबों रुपए बनाए होंगे। इतना बड़ा इवेंट है भाई, और जिसने भी अगर ये इवेंट प्लान किया है, तो उसने वाकई बना लिए होंगे, अभी तक तो उसके बन गए होंगे अरबों रुपए, खरबों रुपए बन चुके होंगे। तो दिसंबर में इसका मतलब दिसंबर में किसी को पता ही नहीं था, हम लोग मस्ती में था, मैं इस वक्त पाकिस्तान में भी नहीं था, कहीं और था, अय्याशी में था, फुल अय्याशी। सुनो, दिसंबर में अय्याशी चल रही थी, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ यहाँ, ठहरो, अय्याशी। ओके, लेकिन हमारा साइन ऑफ डेट है, ये साइन ऑफ की डेट है, समझ लो। फॉर एग्जांपल भाई, फेब्रुवरी 27 फेब को पाकिस्तान में पहली बार स्कूल बंद हुए। 27 फेब को पाकिस्तान में स्कूल बंद हुए बस, और उसके 1-2 दिन बाद फिर, पहले 2 दिन के लिए बंद हुए थे, फिर 2 हफ्तों के लिए बंद हुए थे, 15 मार्च तक, और उसके बाद फिर
2.5-3 महीनों के लिए बंद हो गया, फिर लंबी कहानी है ये। अगर तुम्हें याद हो तो मार्च के महीने में सबकी चीखें निकल चुकी थी, मार्च के मंथ में चीखें निकल चुकी थी, हम सबको पता लग गया था भाई मार्च के मंथ में लॉकडाउन हुआ है, भाई मार्च में लॉकडाउन हुआ है, पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, अमेरिका हो जाए कोई भी दुनिया, पूरी दुनिया में हर जगह लॉकडाउन था। सही। अब आप मुझे बताएं कि आपके पास इस लॉक मार्च के महीने में लॉकडाउन की वजह से यहाँ लॉसेज हुए हैं। मार्च के मंथ में आपने कुछ भी नहीं कमाया और आपने अपने एम्प्लॉइज को सैलरीज दी, कुछ भी नहीं कमाया, आपने अपना रेंट दिया, कुछ भी नहीं कमाया, तरह तरह के और खर्चे दिए, इंटरनेट का बिल दिया, जो भी है। सही। तो लॉसेज हुए। तो अब देखें आपका ईयर एंड ये था, ये रिपोर्टिंग डेट थी और यहाँ साइन ऑफ होना है। अब आप मुझे बताएं कि ये वाला जो कोविड वाला ये जो लॉसेज हैं कि ये एडजस्टिंग इवेंट है या नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, फिर मैं जवाब दूंगा, फिर मैं अपनी तरफ से जवाब नहीं दूंगा, आईएएस की बुक से जवाब दूंगा। मैंने बीच में एक बहुत बड़ी हिंट दी है। क्योंकि देखो मैंने ये मजाक हिंट नहीं दी है, ये बड़ी अच्छी हिंट थी, ये एक हिंट थी, ये एक हिंट थी। अय्याशी का वर्ड हिंट है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट है ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, नॉन। ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अब मेरी बात तो सुनो भाई, बच्चा कहता है सर कोरोना वायरस तो चाइना में आ चुका था ना, दिसंबर में आ चुका था ना। तो मैंने फौरन से इसका इसका जवाब क्या दिया, मैंने कहा अगर ये आ चुका था तो यानी इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि इसकी हिंट मौजूद थी। तो अगर इसकी हिंट मौजूद थी तो हम लोग क्यों सो रहे थे, पूरी दुनिया सो रही थी? क्या हमने कोई तैयारी की थी? हम में से कोई भी प्रिपेयर्ड नहीं था। अगर किसी चीज की कोई हिंट मौजूद होती तो उसकी तैयारी होती। ये पहला जवाब है। दूसरा जवाब, जो आईएएस की बुक में क्या जवाब लिखा हुआ है, आईएएस की बुक में ये लिखा है, सुकून से सुने। उसने कहा ये जो लॉसेस हुए हैं ना, सामने देखें, ये जो लॉसेस हुए हैं ये वायरस की वजह से नहीं हुए, ये लॉकडाउन की वजह से हुए। ये लॉसेस किस वजह से हुए? भाई दुनिया में ऐसी पहले भी बहुत बीमारियां आई हैं, सामने देखें, पहले भी डेंगू और ये सारी डिजीज आए, लेकिन कभी किसी की वजह से लॉसेस नहीं हुए थे। लॉसेस इस बार क्यों हुए? क्योंकि लॉकडाउन हुआ है। भाई लॉसेस की वजह वायरस नहीं, लॉसेस की वजह लॉकडाउन है। और लॉकडाउन का ईयर एंड पे कोई नामो निशान भी नहीं था। लॉकडाउन का ईयर एंड पे कोई नामो निशान, कोई हिंट नहीं थी लॉकडाउन की ईयर एंड पे। इसी वजह से ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। और इन सबसे बढ़कर यार अपने ऊपर, अपने अंदर झांक लो, अपने अंदर झांक लो, गौर से सुनो, अपने अंदर झांक लो कि हम लोग कितनी लापरवाही से जिंदगी गुजार रहे थे यार। हमें कुछ हिंट भी थी, कुछ भी हिंट नहीं थी। ईयर एंड तो छोड़ो, जनवरी के मंथ में हम लोग इतनी अय्याशी कर रहे थे, क्या अय्याशी हो रही थी जनवरी में। फेब में भी अय्याशी हो रही थी, फेब में भी अय्याशी हो रही थी। अब मैं तुम्हें अपना अपना एक किस्सा सुनाता हूँ, गौर से सुनना। मैं 28 फेब, जाके कैलेंडर में देख लेना, 28 फेब जुम्मा था, फ्राइडे था। 28 फेब क्या था? फ्राइडे था, मुझे पूरा याद है। 28 फेब की सुबह मेरी उम्रा की टिकट थी। 28 फेब की सुबह मैं 10 बजे सऊदी अरब जा रहा था उम्रा करने, फैमिली के साथ। सोचो मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी, मैं इतना बड़ा बदमाश था, यही बोलूंगा, बदमाश ही बोलूंगा। लेकिन बस अल्लाह ताला ने मुझे यूं यूं करके बचा लिया, देखो यूं मुझे बचा के यूं साइड पे कर दिया। 28 फेब की टिकट थी और मुझे पूरा याद है 26 फेब, 26 फेब के दिन सऊदी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि अब हम किसी को भी नहीं आने देंगे। मेरी टिकट 28 फेब की थी, मुझे पूरा याद है, नॉन रिफंडेबल टिकट्स, नॉन रिफंडेबल होटल बुकिंग्स, और वीजा की तो मुझे जरूरत नहीं थी, ऑन अराइवल था। तो मेरे पास हर चीज मैंने कराई हुई थी। और मेरे अंदर इतना दिल था कि मैं उम्रा करने जा रहा था 28 फेब को, पूरा याद है मुझे। लेकिन 26 फेब को मुझे बचना था, तो सऊदी गवर्नमेंट ने कहा अब हम किसी के अब्बा को भी नहीं घुसने देंगे। सही। और उसके बाद फिर सारी टिकट्स रिफंड हुई, होटल वालों ने सबने रिफंड कर दिया, क्योंकि सभी बंद हो गया ना उसके बाद, खत्म। तो मैं एक बात सोचो कि कितनी मेरे अंदर हिम्मत थी, कि मेरे अंदर ट्रैवलिंग का दम था उस टाइम ट्रैवलिंग तक का दम था। आज अगर कोई मुझे मिलियंस भी दे और बोले ट्रैवलिंग करो, मैं बोलूंगा दफा हो यहाँ से, कभी भी नहीं करूंगा ट्रैवलिंग, पागल थोड़ी, फंसना थोड़ी है। ऐसे हालात हो गए। तो जरा सोचो, इसका मतलब हम बे लापरवाही में थे ना, हमें कोई फिक्र ही नहीं थी। हम सब अपने अंदर झांक ले, हमें इस चीज का तो सोचा भी नहीं था, वरना तो कितने लोग क्या क्या कर गुजरते पहले ही। तो बेटा ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसकी बाकायदा पूरी एक फाइल है।
ये जो मैंने आपको बताया ना, मैं इंशाल्लाह कोशिश करके इस पे एक वीडियो भी बनाऊंगा, अकाउंटिंग रिलेटिंग कोविड और ये सब। लेकिन ये सिर्फ ये एक ऐसी अकाउंटिंग थी जो आप लोगों से लिंक थी। हाँ, एक बच्चे ने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया और वो मुझे भी रेस करना चाहिए था। भाई इधर, अगर ईयर एंड के बाद या मार्च के महीने में इतने लॉसेस हुए और ऐसे हुए, मेरे अपने कुछ ऐसे जानने, मेरे टेनेंट एक दो पूरे तबाह हो गए, कितनी स्कूल्स हमारे पीसीएचएस में कितनी स्कूल बंद हो गई। अगर इस मार्च के महीने में ऐसी आफत आई कि भैया आपका बिजनेस ही बंद हो गया, यानी गोइंग कंसर्न का मसला अराइज हुआ, अगर साइन ऑफ से पहले पहले गोइंग कंसर्न की आवाज लग गई आपके ऊपर, तो फिर एडजस्टिंग हो जाएगा। बिल्कुल सही है। इतना बड़ा अजाब आ गया आपके लिए कि आप सरवाइव ही नहीं कर पाए, यस दिस इज गोइंग देन एडजस्टिंग, बिल्कुल फिर एडजस्ट होगा, बिल्कुल एडजस्ट होगा। बात समझ गए? हाँ जी। और वाकई ऐसे बहुत सारे इदारे हैं इस वक्त जो खत्म हो चुके हैं। अब टू डेट तो बहुत सारे अनगिनत इदारे हैं वर्ल्ड वाइड जो कि खत्म, दे आर फिनिश ऑलमोस्ट। ठीक है जी। अब मैं अब एक छोटा स्टैंडर्ड आपको करा रहा हूं। यहाँ देखें, एक छोटा बेबी स्टैंडर्ड है। वैसे दुनिया में बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, इसी से पार्ट 2 और पार्ट 3 में ही बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है। लेकिन लेकिन यहाँ देखें, यहाँ के लिहाज से F3 के लिहाज से छोटा स्टैंडर्ड है, बहुत छोटा स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड भी समझा दूंगा और इसकी किट भी करा दूंगा, इसकी किट भी करा दूंगा। सुनो, यहाँ देखिए, पहले ये कॉपी कर लो, चलो ये कॉपी करो। ऊपर हेडिंग दे देना IFRS 15 की, ऊपर हेडिंग देना IFRS 15 की। करें स्टार्ट बेटा। नाउ लिसन बेटा,
जो स्टैंडर्ड अब आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज रिलेटेड टू, तवज्जो सुने, दिस इज रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकग्निशन। देखो, अगर आप गौर करो तो इनकम स्टेटमेंट की जो जान होती है ना, वो सेल्स रेवेन्यू का नंबर होता है। अगर आप गौर करो तो इनकम स्टेटमेंट का जो सबसे बड़ा दिल होता है वो सेल्स रेवेन्यू होता है, सही है। तो अगर कोई इदारा चाहे कि वो अपने प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट करे, अगर कोई इदारा चाहे कि वो अपने प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट करे, तो वो अपने रेवेन्यू को बढ़ा के कर सकता है। कैसे? जैसे मेरे पास, बेटा, ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है 31 दिसंबर 19। असल में मेरी कुछ सेल होने की है ईयर एंड के बाद, असल में मेरी कुछ सेल्स होने की है ईयर एंड के बाद। अगर मैं ड्रामेबाजी करके उस सेल्स को ईयर एंड से पहले रिकॉर्ड कर लूं और यहां आर्टिफिशियली ओवरस्टेट कर दूं, तो बेटा मेरे तो इस साल के, गुजरे हुए साल के प्रॉफिट्स कहां से कहां निकल जाएंगे। इसका मतलब अगर आपको प्रॉफिट को बढ़ाना है, कान खोलो, अगर आपको प्रॉफिट को बढ़ाना है तो आप सेल्स को छेड़ दो। सेल्स को जहां आपने छेड़ा, आपका छक्का लग जाएगा, आपका छक्का लग जाएगा, सही। तो मेरे प्यारे बच्चों, दुनिया में जो अकाउंटिंग के बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए हैं, दुनिया में जो अकाउंटिंग के बड़े बड़े स्कैंडल्स हुए हैं, वो रेवेन्यू से रिलेटेड हुए हैं। रेवेन्यू एक ऐसी चीज है जिसको लोग आगे पीछे करके अपने आप को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। तभी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड भी खास नजर रखता है, खास नजर रेवेन्यू पर रखता है, सही है। तो रेवेन्यू का जो पुराना स्टैंडर्ड था, रेवेन्यू का जो पुराना स्टैंडर्ड था, उसका नाम था IS 18। ये ओल्ड स्टैंडर्ड था, IAS 18, सही है। इस स्टैंडर्ड में बहुत सारी खामियां थी, तो फिर स्टैंडर्ड बोर्ड ने इसको रिमूव करके बिल आखिर ये लॉन्च कर दिया, IFRS 15। बिल आखिर IFRS 15 लॉन्च कर दिया। IFRS का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। IFRS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ओके, नाउ, अब ऐसी क्या वजूहत थी, मैं कुछ कहानियों की फॉर्म में आपको समझाता हूँ कि ये लोग क्या करते थे। जो पुराना स्टैंडर्ड था, वो रेवेन्यू को गलत वक्त पे बुक करवाता था, वो रेवेन्यू को कई बार गलत वक्त पे बुक कराता था, या एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर तीन चार इवेंट्स होते थे, एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर तीन चार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती थी, ये उसको एक ही मानता था। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको कुछ मिसालें देता हूं, आप दिल खोल के सुने। यार ऐसे कराची में इंस्टीट्यूट हैं, ऐसे कराची में इंस्टीट्यूट हैं, और हम भी 2009 में ऐसे ही थे। 2009-10 तक या 11 तक हम लोग भी ऐसे ही थे कि हम लोग, जब बच्चा FIA में एडमिशन लेने आता था, जब बच्चा FIA में एडमिशन लेने आता था, तो उससे एक वन शॉट फीस पकड़ लेते थे। एक वन शॉट फीस पकड़ के उसमें बुक्स भी हम ही देते थे, बुक्स भी हम, उस बुक्स शामिल होती थी, और फिर पढ़ाते भी हम थे, सही है। तो अब आप जरा सोचें, हमने बच्चे से एक साथ फीस ले ली, और उसको बुक्स भी हम दे रहे हैं और पढ़ाएंगे भी हम। और से सुनना, जैसे ही वो एडमिशन फीस और पेमेंट करता था, तो हम उसको बुक्स का पूरा सेटअप एक साथ दे देते थे। तो बुक्स की जिम्मेदारी से हम सबक दोष हो गए, बुक्स हमने डे वन पे उसको दे दी। लेकिन जो टीचिंग है वो हम पूरे एक साल तक करते थे। FIA का कम से कम टाइम पीरियड एक साल होता है। तो बुक्स हमने डे वन पे दे दी, बुक्स हमने डे वन पे दे दी, और जो टीचिंग सर्विस है वो हम पूरा साल करेंगे, जो टीचिंग सर्विस है हम पूरा साल करेंगे। तो असल में यहाँ हम दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, दो जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं, एक हम बुक्स बेच रहे हैं और एक हम टीचिंग सर्विस बेच रहे हैं। तो पुराना स्टैंडर्ड ऐसा था, वो इन दोनों को अलग अलग नहीं करता था, वो इन दोनों को एक ही मानता था। नए स्टैंडर्ड ने आके बोला, भाई साहब ये दो अलग अलग इवेंट्स हैं, ये दोनों अलग अलग ट्रांजेक्शन हैं, आपने बुक्स डे वन पे ट्रांसफर कर दी है, बुक्स डे वन पे ट्रांसफर कर दी है, तो बुक्स का रेवेन्यू डे वन पे बुक होगा, बुक्स का रेवेन्यू डे वन पे बुक होगा। जबकि जो टीचिंग है वो आहिस्ता 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 पूरे साल करोगे, तो उसका रेवेन्यू स्प्रेड होगा, उसकी कमाई, उसकी इनकम स्प्रेड होगी। नहीं समझे? अब उसके बाद, गौर से सुने, सेकंड एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल देता हूं। क्या आप लोगों को मेरी वीडियो नजर नहीं आ रही? हाँ, क्या क्लास आ रही है ना? सही है। अब बात सुने, गुड गुड गुड, सही है। एक और मिसाल देता हूं। यार बेटा, हम लोग, तवज्जो मेरी तरफ, हम लोग जो फोन बाय करते हैं कराची में, सुनो,
तो हम लोग फोन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फोन जाके सदर से बाय कर लेते हैं, ये सेल फोन सदर से बाय किया और हम फिर किसी भी यूफोन के ऑफिस से जाके सिम ले लेते हैं। तो सिम हम लोग अलग खरीदते हैं, सिम हम लोग अलग खरीदते हैं और फोन अलग खरीदते हैं। लेकिन बेटा दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में भी है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फोन, शायद आपने सुना होगा। वो क्या होता है कि आप डायरेक्ट यूफोन, सामने देखें, आप डायरेक्ट यूफोन वालों के पास गए, आप डायरेक्ट यूफोन वाले के पास गए और यूफोन वाले ने ही आपको बोला कि यार आप मोबाइल भी हमसे ले लो और हमसे ये मोबाइल हमसे खरीद लो डिस्काउंटेड प्राइस पे, और इसके बदले आपको अगले 2 साल तक हमारी सिम यूज करनी होगी, नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो मोबाइल भी, और से सुनना, मोबाइल भी यूफोन ने आपको दिया और सिम भी दी। तो अब यूफोन कंपनी आपको दो चीजें प्रोवाइड कर रही है, एक, डे वन पे वो आपको मोबाइल दे रही है, डे वन पे आपको मोबाइल दे रही है, और अगले 1 साल तक मेरे बच्चों वो आपको अगले 1 साल या 2 साल तक टेलीफोन सर्विस दे रही है। तो अब हकीकत में बात सुने, हकीकत में यहाँ दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दी जा रही है, यहाँ दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दी जा रही है। एक वो आपको फोन दे रही है, और गौर से सुने, फोन वो डे वन पे आपके हाथ में दे रही है, फोन वो डे वन पे आपके हाथ में दे रही है। तो फोन का कंट्रोल उसने डे वन पे ट्रांसफर कर दिया है, फोन का कंट्रोल उसने आप पे डे वन पे ट्रांसफर कर दिया है। तो फोन का रेवेन्यू वो डे वन पे बुक करेगी, जबकि टेलीफोन सर्विस वो आपको मोबाइल सर्विस अगले 2 साल तक देगी ना, तो मोबाइल सर्विस का रेवेन्यू ओवर द टाइम बुक होगा, मोबाइल सर्विस का रेवेन्यू ओवर द टाइम बुक होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे बहुत सारे मसाइल थे जो ओल्ड स्टैंडर्ड में थे। ओल्ड स्टैंडर्ड चीजों को टाइम पे बुक नहीं करवाता था, रेवेन्यूज को टाइम पर बुक नहीं करवाता था, रेवेन्यूज को टाइम पे बुक नहीं करवाता था। ओके, तो इस स्टैंडर्ड ने आके सारे मसले हल किए। अब मैं फिर कह रहा हूं, ये स्टैंडर्ड सिर्फ तुम्हारे पास एक रिवीजन ओवरव्यू के तौर पे, असली स्टैंडर्ड इसका बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, जो हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 में पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा समंदर है। ठीक है, आप लोग की बुक में उसने ये स्टेजेस के सिर्फ नाम लिखे हुए, उसने कहा ये स्टेजेस भी एग्जामिनेबल नहीं है, बुक तो ये कहती है। ठीक है, अब सुने, IFRS 15 कहता है कि ये रेवेन्यू 5 स्टेजेस पे, इसने रेवेन्यू को 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। IFRS 15 ने रेवेन्यू को 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है। अच्छा, पहला सवाल, इस आईएस का नाम क्या है? इस आईएस का नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स, ये नाम है। इस आईएस का नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स, रेवेन्यू फ्रॉम कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट, सही है। तो ये स्टैंडर्ड कहता है कि रेवेन्यू जो है ना 5 स्टेजेस में बुक होगा, रेवेन्यू 5 स्टेजेस में बुक होगा। यानी आप, यू नीड टू गो थ्रू दीज 5 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज, पहला स्टेज क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी आपका, मेरी तरफ देखें, आपका आपके कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो, आपका अपने कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट हो चुका हो, सही है। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब सारी टर्म्स क्लियर हो, कोई मुबहम वेग बातें ना हो, टर्म्स क्लियर हो। कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, जैसे ये डिपेंड करता है, दुनिया में ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, रिटन भी होते हैं, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। तो बस कॉन्ट्रैक्ट मजबूत हो, कॉन्ट्रैक्ट मजबूत हो, यानी आपका कस्टमर से कॉन्ट्रैक्ट हो। नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आसान लफ्जों में इसका मतलब क्या है? आपने पता लगाना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कितनी जिम्मेदारियां हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में आपके ऊपर क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। तो जरा आवाज सुने, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक सिंगल जिम्मेदारी होती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक सिंगल जिम्मेदारी होती है, और कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिफरेंट जिम्मेदारियां होती हैं, डिफरेंट सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस होती हैं। मिसाल के तौर पे, मेरी तरफ देखें, मैंने अभी जो आपको टीचिंग प्लस बुक्स, मैंने अभी आपको एक एग्जांपल नहीं दी थी, टीचिंग प्लस बुक्स, याद है? हाँ, तो अगर कोई इदारा ये चीज कर रहा है, टीचिंग प्लस बुक्स वाली ऑफर दे रहा है, तो इसका मतलब वो इदारा बच्चों को दो चीजें बेच रहा है, वो टीचिंग सर्विसेज भी बेच रहा है, और बुक्स भी बेच रहा है, टीचिंग सर्विसेज भी बेच रहा है और बुक्स भी बेच रहा है। तो दीज आर टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। सिमिलरली इधर देखें, सेल फोन प्लस सिम कॉन्ट्रैक्ट, जो अभी यू फोन की एग्जांपल दी थी,
कि यूफोन वाले टेलीफोन भी सेल फोन भी दे रहे हैं आपको डे वन पे और साथ साथ 2 साल की सर्विस भी दे रहे हैं। तो अब बेटा ये दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस हैं, ये दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, दो अलग अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। 1 मिनट इधर देखें। इसी तरह एक और एग्जांपल देता हूं, जनरेटर प्लस 2 years मेंटेनेंस। सुनो बेटा, मेरी कंपनी का काम है जनरेटर बेचना, एक काम है जनरेटर बेचता हूँ और दूसरा काम हम लोगों के पास जाके मेंटेनेंस सर्विस भी देते हैं। हम लोगों के पास जाके देखो, आपको आप सब जानते हैं कि अगर आप लोग जिस बिल्डिंग में रहते हैं अगर उसमें लिफ्ट लगी हुई है या जनरेटर लगा हुआ है, तो अगर आप जनरेटर या लिफ्ट रख रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस होती है। हर महीने या 15 दिन में एक टीम आती है जो उसमें ऑयल चेंज करती है, उसकी सर्विसिंग करती है, एक एक चीज को चेक करती है, सही है ना? ओके, तो ये एक मेंटेनेंस सर्विस होती है। तो हम लोग डिफरेंट कंपनीज से मेंटेनेंस सर्विस ले रहे होते हैं, मेंटेनेंस सर्विस ले रहे होते हैं। तो ये पूरा एक काम है, ये पूरा एक बिजनेस है मेंटेनेंस सर्विस देना, सही है? तो अब हमारे इदारे का काम क्या है, हम लोग जनरेटर भी बेचते हैं और मेंटेनेंस सर्विस भी देते हैं। लेकिन आज हमने एक ऑफर लगाई है, आज हमने एक ऑफर लगाई है कि भाई हमसे इतने लाख रुपए का जनरेटर ले लो, इतने लाख रुपए का जनरेटर ले लो और साथ हम 3 साल की मेंटेनेंस सर्विस भी दे रहे हैं। पूरा एक पैकेज दे दिया हमने कस्टमर को, पूरा एक पैकेज दे दिया कि भाई इतने लाख रुपए हमें दे दो, तो बदले में जनरेटर भी ले लो और 3 साल की मेंटेनेंस सर्विस भी ले लो। तो बेटा बेशक पैसे तो एक साथ आ रहे हैं, बेशक पैसे तो एक साथ आ रहे हैं, लेकिन लेकिन हकीकत में हकीकत में यहाँ हम दो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन दे रहे हैं। एक जनरेटर दे रहे हैं, हकीकत में हम पर दो जिम्मेदारियां हैं, हकीकत में हम पर दो जिम्मेदारियां हैं। एक हम जनरेटर दे रहे हैं, एक हम जनरेटर दे रहे हैं और दूसरा हम दे रहे हैं मेंटेनेंस सर्विस। दूसरा हम क्या दे रहे हैं? मेंटेनेंस सर्विस दे रहे हैं, मेंटेनेंस सर्विस दे रहे हैं, सही? तो अब जरा सोचो, जनरेटर एक ऐसी चीज है जो डे वन पे ही उसकी प्रेमिसेस पर दे देते हैं। जनरेटर एक ऐसी चीज है डे वन पे ही उस सामने वाले की प्रेमिसेस पे डिलीवर हो जाता है, तो डे वन पे ही उसका कंट्रोल ट्रांसफर हो जाता है। जनरेटर का कंट्रोल डे वन पे ही ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन मेंटेनेंस सर्विस हम आहिस्ता 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 2-3 साल तक देंगे। मेंटेनेंस सर्विस हम आहिस्ता आहिस्ता 2-3 साल तक देंगे। तो मेरे बच्चों, जनरेटर का रेवेन्यू डे वन पे ही बुक हो जाएगा, जनरेटर का सेल्स रेवेन्यू डे वन पे ही बुक हो जाएगा, जबकि मेंटेनेंस सर्विस का रेवेन्यू ओवर द टाइम आहिस्ता आहिस्ता बुक होगा, सही? तो सेकंड स्टेज का नाम क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आइडेंटिफिकेशन, आंखें खोलें, ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ओके? तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब आपने पहचानना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, इस कॉन्ट्रैक्ट में आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। मैं चुप हो रहा हूं, एक 30 सेकंड के लिए आप आराम से दिमाग में डालें। देख लें एक नजर, सोच लें। अब नंबर 3, ट्रांजैक्शन प्राइस। नंबर 3 क्या है? ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस का मतलब भाई, आप इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या कमाओगे, आप इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या कमाओगे, सही है? तो जब ट्रांजैक्शन प्राइस तक पहुंचो तो दोनों हाथ, ये देखो दो हाथ हैं, दुआ करना कि कॉन्ट्रैक्ट से फिक्स मिल रहा हो। कॉन्ट्रैक्ट से फिक्स प्राइस मिल रही हो तो फिर तो आसान है। लेकिन कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट से, अब देखो मैं ये स्टेज 3 पे बात कर रहा हूँ, स्टेज 3, कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट से वेरिएबल रेवेन्यू भी मिलता है। कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट से क्या मिलता है, बोलो? वेरिएबल रेवेन्यू भी मिलता है, वेरिएबल, बेटा इधर, वेरिएबल रेवेन्यू भी मिलता है। कभी कभार कॉन्ट्रैक्ट से वेरिएबल रेवेन्यू भी मिलता है। बच्चे ने कहा भाई ये क्या चीज है, वेरिएबल रेवेन्यू क्या बोला? मैंने कहा थोड़ा सा बार बताता हूँ।
अब भाई स्टेज 3 प्लीज जागें। स्टेज 3 क्या है, जरा गौर से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़े काम की बातें ये। स्टेज 3 कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट से कमाई क्या होगी। स्टेज 3 ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाई क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट से कमाई क्या होगी। स्टेज 3 ये कहता है कॉन्ट्रैक्ट से कमाई क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट से कमाई क्या होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट से अगर फिक्स मिलने का है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई मसला ही नहीं है, फिर तो कोई एस्टिमेशन ही नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट से वेरिएबल मिलने का है, वेरिएबल, बच्चे ने कहा व्हाट इज वेरिएबल रेवेन्यू, मैंने कहा मैं समझाता हूँ। आज एक स्टूडेंट मेरे पास आया, सब बच्चे यहाँ देखें, एक स्टूडेंट मेरे पास आया और उसको पढ़ना था, ठीक है। तो गौर से सुनना, मैंने कहा ठीक है मैं आपसे 10,000 रुपीज एक फिक्स फीस चार्ज करूंगा, 10,000 रुपीज की फिक्स फीस है। और मैंने कहा बेटा अगर आपका स्कोर 80 प्लस आया ना, तो आप मुझे फिर 10,000 और पे कर देना। अभी एक 10,000 रुपये दे दो, अभी एक 10,000 रुपये दे दो, और अगर आपका स्कोर 80 प्लस आया तो फिर आप मुझे 10,000 और दे देना। तो ये 10,000 जो पहले मिल रहे हैं ये तो फिक्स है, लेकिन बाकी 10,000 वेरिएबल रेवेन्यू है। बाकी 10,000 वेरिएबल रेवेन्यू है कि भाई अगर अगर व्हाट इफ, अगर उस बच्चे का अगर उस बच्चे का अगर उस बच्चे के मार्क्स 80 प्लस आए तो मुझे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। अगर उस बच्चे के मार्क्स 80 प्लस आए तो मुझे मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। सही है। तो ये वेरिएबल रेवेन्यू होता है। ये क्या होता है, वेरिएबल रेवेन्यू, जो कंफर्म नहीं होता, नहीं जिसके अंदर वेरिएशन आ सकती है। ओके, नंबर 2 एग्जांपल, इंसेंटिव क्लॉज। ये क्लॉज है, हाँ भाई, इंसेंटिव क्लॉज या पेनल्टी क्लॉज। पेनल्टी क्लॉज देखो बेटा, कंस्ट्रक्शन की दुनिया में, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, आंखें खोल के बात सुनो, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में क्या होता है, आज अगर मैंने किसी के लिए बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है ना, तो मैंने सामने वाले को बोला यार मैं 2 साल में आपकी बिल्डिंग बना दूंगा। किसी ने, किसी सेठ के पास प्लॉट था, किसी सेठ के पास प्लॉट था, उसने मुझे कहा कि मुस्तफा भाई बिल्डिंग बनानी है। मैंने कहा ठीक है, बनाना तो अपना काम है, बना देंगे, तुम्हारी बिल्डिंग बना देंगे, तुम्हारी बिल्डिंग 2 साल में बना देंगे, तुम्हारी बिल्डिंग 2 साल में बना देंगे। तो उसने कहा कितने लोगे, मैंने कहा 5 करोड़ रुपए दे देना, 2 साल में तुम्हारी बिल्डिंग बना देंगे। तो वो भी चालाक था सेठ, उसने मुझे क्या बोला बताऊं, उसने कहा ठीक है, अगर तुमने 2 साल में बिल्डिंग बना दी फिर 5 करोड़ ले लेना, लेकिन अगर तुमने 2 साल से 2 महीने एक्स्ट्रा लेट कर दिया ना, तो फिर हम तुम्हें 4.5 करोड़ देंगे, पेनल्टी लगाएंगे। ठीक है। तो अगर आपने डिले करा तो आप पे पेनल्टी लगेगी, और अगर जल्दी कर दिया तो एक्स्ट्रा पैसे ले लेना, क्योंकि आपको पता है ना पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन में एक एक दो दो साल लेट होना तो मजाक है। एक एक दो दो साल लेट होना तो ये मजाक मजाक में ये लोग चला देते हैं। सही। तो बेटा मेरे बच्चों, ये वाला जो इंसेंटिव और पेनल्टी क्लॉज होता है, इंसेंटिव और पेनल्टी क्लॉज यानी अगर लेट कर दिया आपने तो आप पे पेनल्टी लगेगी, जल्दी कर दिया तो आपको और एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, तो ये भी वेरिएबल रेवेन्यू होता है, ये भी वेरिएबल रेवेन्यू होता है। सही है। दो एग्जांपल्स दे दी, एक स्टूडेंट की फीस की दी और एक इंसेंटिव क्लॉज की दी, अब तीसरी दे रहा हूँ, ठहरो। अब तीसरी मिसाल, सेल और रिटर्न बेसिस, ये बड़ा बहुत जबरदस्त चीज है, और ये आईएएस का चेंज है। ये आईएफआरएस 15 के आने के बाद दुनिया में एक चेंज आया, सेल और रिटर्न बेसिस। शायद आवाज क्यों नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आ तो रही है, आवाज आ रही है भाई, क्या हो गया। अब मेरी बात सुनिए, इधर देखें, इधर देखें। श्श,
बेटा आप लोगों ने शायद अपनी जिंदगी में ये कहानी सुनी हो बचपन में, ए लेवल्स में भी पढ़ाई जाती है, कहीं ना कहीं पढ़ाई जाती है, सुनो। और कराची के पूरी मार्केट में और दुनिया की मार्केटों में ये मशहूर तरीन एग्जाम्पल है। क्या नाम है? सेल और रिटर्न बेसिस। इधर देखो बेटा, मैं ए कंपनी हूँ और मैंने आज एक कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च की है। मैं ए कंपनी हूँ, मैंने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च की है। तो ये एक बी कंपनी है, ये बी कंपनी, ये दुकानदार है, ये शॉपकीपर है, देखो शॉप, सही है। मैंने जाके इसके पास अपनी गुड्स रखवाने की कोशिश की। मैंने कहा यार तुम मुझसे गुड्स खरीद लो, आगे बेच देना। मैंने कहा तुम मुझसे गुड्स खरीद लो, आगे बेच देना। उसने कहा भाई आपने नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, इसको तो कोई जानता ही नहीं है, इस प्रोडक्ट को तो कोई जानता ही नहीं। तो बोला भाई मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा उधार पे ले लो। उसने कहा उधार पे भी नहीं चाहिए। तो जब उसने बोला ना उधार पे नहीं चाहिए, तो फिर मैंने उसको क्या बोला, मैंने कहा ठीक है एक काम करो, तुम इस एग्रीमेंट पे ले लो, सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस पे ले लो, सेल और रिटर्न बेसिस पे ले लो। सेल और रिटर्न का मतलब ये है कि अगर बिक जाए तो पेमेंट कर देना, वरना गुड्स ही वापस कर देना। अगर तुम्हारी बिक जाए तो पेमेंट कर देना, वरना गुड्स ही वापस कर देना, सही है। तो अब बेटा, अब ये वाला जो मुआहदा आपने किया है ना, ये वंस अगेन ये वेरिएबल रेवेन्यू है। कि अब अगर गुड्स बिक गई तो आपको पेमेंट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अगर गुड्स बिक गई तो आपको पेमेंट मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। तो अगेन इसमें वेरिएशन आ गई, अगेन इसमें वेरिएबिलिटी आ गई। तो ये वाला रेवेन्यू भी वेरिएबल रेवेन्यू है। ये वाला रेवेन्यू भी क्या है? वेरिएबल रेवेन्यू है। ये वाला रेवेन्यू भी वेरिएबल रेवेन्यू है। तो सेल और रिटर्न बेसिस का हम रेवेन्यू बुक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी बुक हो सकता है। ओके। और आखिरी मिसाल है कैश डिस्काउंट अलाउड। कैश डिस्काउंट अलाउड, ऑडियंस में से कुछ बच्चों ने बचपन में ये पढ़ा हुआ है, ऑडियंस में से कुछ बच्चों ने बचपन में पढ़ा हुआ है, बाकियों को मैं पढ़ाऊंगा, पूरी एक क्लास दूंगा। आजकल के दौर में इस कैश डिस्काउंट अलाउड के रूल्स चेंज हो गए हैं। कैश डिस्काउंट अलाउड के रूल्स चेंज हो गए हैं आजकल के दौर में। ये बड़ा एक जबरदस्त टॉपिक आ गया है, कैश डिस्काउंट अलाउड। भाई ये कैश डिस्काउंट अलाउड होता क्या है? आराम से इधर इधर मेरी तरफ देख के सुनो, मैं समझा देता हूँ। मैंने आज एक कस्टमर को 1 करोड़ रुपए की सेल की। मैंने किसी कस्टमर को 1 करोड़ रुपए की सेल की क्रेडिट पे, और मैंने उसे कहा कि अगर तुमने 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो तुम 2% कम दे देना, फिर 98 लाख देना। 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी तो फिर 98 लाख देना, और अगर तुम नॉर्मल 30 डेज में पेमेंट करोगे तो फिर पूरे 1 करोड़ देना। फिर सुनो, 1 करोड़ की क्रेडिट सेल की, और कस्टमर से कहा कि अगर तुमने विद इन 10 डेज सेल कर दी, अगर तुमने विद इन 10 डेज सेल कर दी तो फिर 98 लाख दे देना, 2% कम देना, और अगर नॉर्मल 30 डेज में पेमेंट की तो फिर पूरे 1 करोड़ देना। तो अब देखो बेटा, यहाँ देखें, मुझे तो पता नहीं है वो अवेल करेगा नहीं करेगा। अगर उसने जल्दी पेमेंट कर दी तो सिर्फ 98 देगा, लेट पेमेंट की यानी टाइम पे पेमेंट की तो फिर वो पूरे 1 करोड़ देगा। तो इसका मतलब वंस अगेन वेरिएबिलिटी आ गई। तो कैश डिस्काउंट अलाउड भी आजकल के दौर में वेरिएबल रेवेन्यू के थ्रू ही रिकॉर्ड होता है, सही है। अब काम की बात सुनो, असल काम की बात। कैश डिस्काउंट पे मैं आप लोगों को एक क्लास पूरी दूंगा, बहुत बेहतरीन क्लास है। आईएफआरएस 15 वेरिएबल रेवेन्यू के बारे में क्या बोलता है? आईएफआरएस 15 वेरिएबल रेवेन्यू के बारे में क्या बोलता है? आईएफआरएस 15 कहता है कि वेरिएबल रेवेन्यू कैन ओनली बी बुक्ड इफ रिवर्सल इज इम्पॉसिबल। यानी जब आपको पक्का यकीन हो कि आपको मिलेगा ही मिलेगा, जब आपको पक्का यकीन हो कि वेरिएबल रेवेन्यू मिलेगा ही मिलेगा, तब आप वेरिएबल रेवेन्यू को बुक कर सकते हो, वरना अदरवाइज नहीं बुक कर सकते। यानी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी हो कि वेरिएबल रेवेन्यू मिलेगा, तभी आप बुक कर सकते हो, वरना बुक नहीं कर सकते, अदरवाइज बुक नहीं कर सकते। ठीक है, तो हायर चांसेस पे आप बुक कर सकते हो। अब इधर आओ, इधर आओ, ये देखो कितने स्टेज पे बताया। पहला स्टेज क्या था? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दूसरे स्टेज में आपको ये पता लगाना है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट में आपके ऊपर थोड़ी सी जान लगा लो। इसकी किट आसान है, किट मुश्किल नहीं है। मैं ऐसे ही एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ यार, तुम्हारा जहन बनाने के लिए। सुनो, नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का मतलब इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी जिम्मेदारियां हैं। ये सारी मिसालें दी थी, देखो ये सारी मिसालें दी थी बेटा, ये रही, ठीक है। नंबर 3, ट्रांजैक्शन प्राइस। हमें हमें इस कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगा कितना, हमें इस कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगा कितना और क्या मिलेगा। नंबर 4 जरा नाम पढ़ो। एलोकेशन ऑफ प्राइस टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। बहुत गौर से सुने, एलोकेशन ऑफ प्राइस टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। मिसाल के तौर पे सुकून से सुनो, हम एक बच्चे से 70,000 रुपए ले रहे हैं, हम एक बच्चे से 70,000 रुपए ले रहे हैं, और उसको पूरा FIA भी पढ़ा रहे हैं और बुक्स भी दे रहे हैं। हम एक बच्चे से टोटल 70,000 रुपए ले रहे हैं, उसको पूरा FIA भी पढ़ाएंगे और उसको बुक्स भी देंगे। तो अब ये 70,000 रुपए इन दोनों की है ना, अब ये 70,000 इन दोनों की है ना,
तो इस 70,000 की प्राइस को इन दोनों पे अपॉर्शन करना होगा, इस 70,000 की प्राइस को इन दोनों पे अपॉर्शन करना होगा। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में मोर देन, बहुत आराम से कान खोल के सुने, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मोर देन वन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है, तो अब जो टोटल प्राइस है वो इन दोनों पे अपॉर्शन हो जाएगी। जो टोटल प्राइस है वो इन दोनों पर अपॉर्शन हो जाएगी, ताकि आपको पता लग जाए कि आपने एक-एक से कितना कमाया, ताकि पता लग जाए कि बुक्स से कितना कमाया, टीचिंग से कितना कमाया, ताकि पता लग जाए कि फ़ोन से कितना कमाया और टेलीफ़ोन सर्विस से कितना कमाया, ताकि पता लग जाए कि जनरेटर बेच के कितना कमाया और मेंटेनेंस सर्विस से कितना कमाया। सही है? तो चौथा स्टेप क्या है? एलोकेशन ऑफ प्राइस टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एलोकेशन ऑफ प्राइस टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एलोकेशन ऑफ प्राइस टू सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। ओके। नंबर 5, बुक रेवेन्यू। नंबर 5 क्या है? बुक रेवेन्यू। ये सबसे आखिरी और अहम स्टेज है। भाई, अब आपने जो टोटल प्राइस थी, जो टोटल रेवेन्यू था, उसको उसको अपॉर्शन करके, टोटल रेवेन्यू को अपॉर्शन करके एक-एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे ले आए, तो अब आपके पास हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की अपनी कमाई मौजूद है। हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की अपनी खुद की कमाई मौजूद है। अब बस ये डिसाइड करना है रेवेन्यू कब बुक करना है। रेवेन्यू कब बुक करना है? आ जाओ लास्ट, ये लो। तो रेवेन्यू तब बुक होता है, रेवेन्यू इज बुक व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। रेवेन्यू इज बुक व्हेन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड। जब आप अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हो, जब आप अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन की जिम्मेदारी पूरी कर देते हो, उस दिन रेवेन्यू बुक होता है। अब पूरी दुनिया में याद रखना, और इस आईएफआरएस में भी ये दो तरीके हैं। एक नाम है पॉइंट इन टाइम और एक ओवर टाइम। ये रेवेन्यू बुक करने के दो तरीके हैं। एक है पॉइंट इन टाइम, यानी यकमुश्त। एक तरीका है यकमुश्त रेवेन्यू बुक करो, और एक तरीका क्या है? ओवर टाइम, यानी स्प्रेड करके रेवेन्यू बुक करो। बेटा, यकमुश्त यानी वन शॉट, यकमुश्त यानी वन शॉट रेवेन्यू किसका बुक होता है? फॉर गुड्स नॉर्मली व्हेन कंट्रोल ट्रांसफर्स। बेटा, नॉर्मली वो चीजें जो एकदम आप सामने वाले को दे देते हो, जैसे गुड्स दे देते हो। अगर मुझे किसी को शूज सप्लाई करने हैं, मुझे किसी को मोबाइल फोन सप्लाई करना है, या कोई भी ऐसी टेंजिबल चीजें, एसी सप्लाई करना है, तो ये चीजें यकमुश्त सामने वाले को एक साथ दे दी जाती हैं। तो इनका रेवेन्यू एक शॉट में, वन शॉट बुक हो जाता है। ऐसी चीजों का रेवेन्यू वन शॉट बुक हो जाता है। सही है? और इनका रेवेन्यू कब बुक करते हैं? व्हेन कंट्रोल ट्रांसफर। जब हम सामने वाले को कंट्रोल ट्रांसफर कर देते हैं, उस दिन रेवेन्यू बुक कर लेते हैं। जब हम सामने वाले को कंट्रोल ट्रांसफर कर देते हैं, उस दिन रेवेन्यू बुक कर लेते हैं। सही है? अब दूसरा रेवेन्यू बुक करने का तरीका कैसा है? आंखें खोलो, ओवर टाइम। ओवर टाइम करने का मतलब स्प्रेड कर करके। ओवर टाइम का मतलब स्प्रेड कर करके रेवेन्यू बुक होता है, स्प्रेड कर करके, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है? नॉर्मली फॉर सर्विसेज लाइक टीचिंग वी बुक रेवेन्यू ओवर टाइम। सुने, मुझे एक चीज बताएं, बेटा, हम लोग आपसे फीस तो एडवांस में ले लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन हम जो आपको पढ़ाते हैं वो वन शॉट पढ़ाते हैं, या आहिस्ता आहिस्ता करके आप अपग्रेड होते हो? आहिस्ता आहिस्ता करके सर्विस देते हैं ना। हम आहिस्ता आहिस्ता करके सर्विस देते हैं ना, तो हम अपना रेवेन्यू भी ओवर टाइम बुक करते हैं। मिसाल के तौर पे एक मिसाल देता हूँ, इधर देखो, इधर देखो, बिस्मिल्लाह। थोड़ी सी देर यहाँ देखें, यहाँ देखें। बेटा, मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है नवंबर में। एक कोर्स मैंने स्टार्ट किया है नवंबर में। सब बच्चे यहाँ देखें। ठीक है, एडवांस फीस ले ली। तो आप सबको पता है एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। एडवांस इनकम इज ऑलवेज अ लायबिलिटी। अभी हमने पढ़ाया नहीं है। अब बताओ, यहाँ फीस ले ली, और मैंने ईयर एंड से पहले पहले उस उसमें 10 चैप्टर्स थे। उस कोर्स में कितने चैप्टर्स थे? 10 चैप्टर्स थे। यहाँ देखें बेटा, उस कोर्स में 10 चैप्टर थे, और ईयर एंड से पहले पहले मैंने 4 चैप्टर्स पढ़ा दिए हैं। बेटा, जो पूरा कोर्स के जिसके मैंने पैसे लिए थे ना, उसमें टोटल 10 चैप्टर्स थे, और ईयर एंड से पहले पहले मैंने 4 चैप्टर्स आई हैव टॉट। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करो, तो मेरा स्टेज, एक सेकंड होल्ड।
हेलो, हेलो। सॉरी, बैटरी लो हो गई थी एक्चुअली। वो चार्जर मेरा यहाँ से मिसप्लेस हो गया था। आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके ओके, सॉरी, हाँ, माजरत, माजरत, बहुत माफी। नाउ, तो बेटा, ईयर एंड से पहले पहले नवंबर में मैंने कुछ बच्चों से फीस रिसीव की 100%। और ईयर एंड होने तक मैंने उनको 4 चैप्टर्स करा दिए आउट ऑफ 10 चैप्टर्स। तो बताओ बेटा, मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना हुआ बेटा? बच्चों बताओ। मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन हो जाएगा 40%। सही है। मेरा स्टेज ऑफ कंप्लीशन कितना हो जाएगा बेटा? 40%। इसका मतलब मैंने यहाँ 40% काम करा दिया है, तो मैं 40% रेवेन्यू यहाँ बुक करूंगा और रिमेनिंग 60% अगले साल बुक करूंगा। रिमेनिंग 60% अगले साल पढ़ाऊंगा, तो रिमेनिंग 60% अगले साल बुक करूंगा। सही है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इधर देखें कि रेवेन्यू दो तरीके से बुक होता है। एक ओवर टाइम और एक पॉइंट इन टाइम। एक ओवर टाइम और एक पॉइंट इन टाइम। एक ओवर टाइम रेवेन्यू बुक होता है और एक बुक होता है पॉइंट इन टाइम। ओके। पॉइंट इन टाइम का मतलब कुछ चीजों का यकमुश्त एक साथ रेवेन्यू बुक हो जाता है, जिन जिन चीजों को हम एकदम ट्रांसफर कर देते हैं, एकदम फायदा पहुंचा देते हैं, एकदम फायदा पहुंचा देते हैं, तो एकदम रेवेन्यू बुक हो जाता है। और कुछ चीजों में हम परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें ओवर टाइम रेवेन्यू बुक होता है। सही है। ओके। नाउ, ये लिख लें प्लीज, ये नोट डाउन कर लें, ये नोट डाउन कर लें थोड़ी सी। लिख लिया बेटा? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इधर देख लें, मेरे बहुत प्यारे प्यारे बच्चों, इधर देखो, ये रहे 5 स्टेजेस। देखो, ये रहे आपके 5 स्टेजेस, देख लें। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला स्टेज। नंबर 2, आपने ये चेक करना है इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी जिम्मेदारियां हैं, कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है। नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट से कमाओगे क्या? नंबर 3, कॉन्ट्रैक्ट से कमाओगे क्या? नंबर 4, कॉन्ट्रैक्ट की जब टोटल कमाई आ जाए तो उसको डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे स्प्रेड कर देना। और आखिर नंबर पे आप ये चेक कर लेना कि आप रेवेन्यू कैसे बुक करोगे, हर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का रेवेन्यू कैसे बुक करोगे। ठीक है। चलो, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ, मेरी तरफ देखें, मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैंने सिखाया भी है आपको, आप सब इधर देखें। मैं अपनी वही एग्जांपल देता हूँ टीचिंग प्लस बुक्स की। आज हमने कुछ बच्चों से एडवांस फीस ली, और उस एडवांस फीस के बदले हम उनको बुक्स भी देंगे और पढ़ाएंगे भी। हमने बच्चों से एडवांस फीस ली और उसके बदले हम बुक्स भी देंगे और पढ़ाएंगे भी, उसके बदले बुक्स भी देंगे और पढ़ाएंगे भी। हाँ। तो अब जरा इधर देखें, सामने देखें। बच्चों से फीस लेते ही बुक्स उनके हाथ में पहले दिन ही दे दी, बुक्स अभी अभी उनके हाथ में दे दी, और टीचिंग हम अगले 1 डेढ़ साल तक करेंगे। बताओ क्या चीज पॉइंट इन टाइम बुक होगी और क्या ओवर टाइम बुक होगी? जवाब दो। क्या चीज पॉइंट इन टाइम बुक होगी और क्या ओवर टाइम बुक होगी? जवाब दो। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब दो, जवाब दो, इन्वॉल्व हो, थोड़ा सा इन्वॉल्व हो। वेरी गुड। बुक्स जो है वो पॉइंट इन टाइम है और टीचिंग ओवर टाइम है। वेरी गुड।
टीचिंग ओवर टाइम है। गुड गुड, सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया, एक्सेलेंट। अब भाई ये इसकी किट के सवाल आते हैं, ये इसकी किट के सवाल आते हैं, असल मुझे ये कराने थे। वैसे तो बुक, आप इसकी बुक पढ़ना, स्टडी टेक्स्ट में इसके 2 पेज गिवन है, 2 या 1 पेज गिवन है, उसमें इसने लिखा हुआ है कि 5 स्टेजेस एग्जामिनेबल नहीं है। उसमें उसने साफ लिखा हुआ है कि 5 स्टेजेस एग्जामिनेबल नहीं है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो और इसने किट में 1-2 चीजें डाली नहीं है, तभी मैंने बता दिया। अब सुनो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक डायलॉग मिलके सब बोलते हैं, हम एक डायलॉग सब मिलके बोल रहे हैं, सब मिलके बोलो, और ये आप लोग F4 में ही पढ़ोगे, लॉ में ही पढ़ोगे। एजेंट का सिर्फ एक ही हक होता है, कमीशन। क्या होता है बोलो? एजेंट का सिर्फ एक ही हक होता है और वो होता है कमीशन। एजेंट का सिर्फ एक ही हक होता है, उसको बोलते हैं कमीशन। सही है? आज अगर मैं किसी का एजेंट हूं ना, तो पूरा शो किसी और का है, मुझे सिर्फ मिलेगा कमीशन। मुझे क्या मिलेगा? कमीशन। तो मेरी बुक्स में सिर्फ कमीशन इनकम आनी चाहिए और कोई इनकम नहीं आनी चाहिए। ठीक है? तो एजेंट का बोलो क्या हक है, बताओ क्या हक है? एजेंट का सिर्फ एक ही हक है और वो है कमीशन। एजेंट का सिर्फ एक ही हक है और वो है कमीशन। सही है? अब प्लीज यार, इतनी मेहनत कर ली है तो इन सवालात को दिल से कर लेना, इन सवालात को बड़े दिलो दिमाग से कर लेना। सही है? इधर देखें, Rep company is preparing its financial statement for the year ended 30th September X4. During that year, Rep company acted as an agent. Agent, हम लोग agent हैं, हम लोग agent हैं, on behalf of Zip company and arrange a sale of goods on 1st August X4 at a price of 80,000. यार हमने किसी का 80,000 रुपए का माल बिकवा दिया, हमने किसी का 80,000 रुपए का माल बिकवा दिया। रैप कंपनी इज entitled, बेटा हमें कितना कमीशन मिलेगा? 10% अपॉन द रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम द कस्टमर। जिस दिन कस्टमर से कैश आ गया उस दिन हमारा कमीशन बिल्कुल एंटाइटलमेंट हो गई, उस दिन हमारा कमीशन पक्का। द कस्टमर पेड फॉर द गुड्स ऑन 28 ऑफ सितंबर X4। वाकई बेटा 30 सितंबर से पहले पहले पेमेंट भी दे दी कस्टमर ने। तो आप बताओ हम लोग कितने कमीशन के हकदार हो गए? 80,000 की हमने गुड्स बिकवाई हैं, सामने वाले की हमने 80,000 की गुड्स बिकवाई हैं। तो 80,000 टाइम्स 10%, 80,000 टाइम्स 10%, 8,000 के कमीशन के हम हकदार हैं। तो बताओ हाउ मच रेवेन्यू कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय रेप कंपनी इन इट्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? ये रहा 8,000 आंसर है, 8,000 आंसर है। कुछ भी मुश्किल नहीं था भाई, खुदा के लिए मुश्किल नहीं था यार, बच्चों वाला सवाल था। अब 326, बहुत दिल से पढ़ना, बहुत बहुत ही तालियां इस सवाल के लिए पहले से तालियां बजा रहा हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। क्या कह रहा है? लॉक lock company sells machines, lock company sells machines and also offers installation and technical support services. The selling price for each product, सुनो भाई, हम क्या क्या चीजें दे रहे हैं सामने वाले को, जागे। एक तो उसको मशीन दे रहे हैं, मशीन डे वन पे ही उसको दे देंगे। देखो, एक हम सिर्फ यहां से देख के सीख लो, समझ जाओगे। मशीन उसको उठा के डे वन पे दे देंगे तो मशीन का रेवेन्यू पॉइंट इन टाइम, मशीन का रेवेन्यू उसी वक्त। इंस्टॉलेशन भी हम उसी वक्त उसको करके दे देंगे, इंस्टॉलेशन के भी हम कमाई पैसे वसूल करते हैं, इंस्टॉलेशन के भी हम पैसे वसूल करते हैं, तो इंस्टॉलेशन भी डे वन पे करके देंगे, ये भी पॉइंट इन टाइम। लेकिन 1 ईयर सर्विस सपोर्ट एग्रीमेंट, अब ये 12 मंथ्स की हम सर्विस दे रहे हैं, ये 12 मंथ्स की हम क्या दे रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। सही है? तो बेटा अभी पढ़ाया था कि सर्विस का रेवेन्यू होता है ओवर टाइम, सर्विस का रेवेन्यू क्या होता है? ओवर टाइम। सही है? ओके, अब चलो, Cox company purchased a machine along with the installation service and the service agreement on 1st of October X5। ये देखिए मैं आपके सामने पूरा साल ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखो, किसी ने हमसे, ये देखो पहले हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्या है? 1st of January, ये देखो जनवरी X5 टू 31 दिसंबर X5। बेटा ये ईयर एंड है, सब बच्चे यहाँ देखें। जबकि हमने गुड्स कब बेची हैं? अक्टूबर में बेची हैं। कब बेची हैं? अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, बस ये रहा। The machine was delivered and installed on 1st of October X5। जिस दिन सामने वाले ने मुझसे मशीन ली, मैंने उसी दिन डिलीवरी भी कर दी,
मशीन डिलीवर भी कर दी और उसी दिन इंस्टॉल भी कर दिया, ये दोनों जिम्मेदारियां तो पूरी कर दी, मशीन भी उसको दे दी और इंस्टॉलेशन भी कर दी, ये दोनों जिम्मेदारियां पूरी कर दी। अब एंड द सर्विस सपोर्ट एग्रीमेंट ऑल्सो कमेंस फ्रॉम दैट डेट। अब जरा इधर देखो भाई, जब यहां मैंने उसको मशीन दे दी तो मशीन का 750 का रेवेन्यू और उसी दिन इंस्टॉलेशन कर दी तो उसका 100 रुपए का रेवेन्यू, ये 850 रुपए तो उसी वक्त रेवेन्यू बुक हो जाएंगे। भाई ये दोनों चीजें तो उसी दिन कर दी ना, 1 अक्टूबर को मशीन भी दे दी, 1 अक्टूबर को इंस्टॉलेशन भी कर दी, तो ये दोनों कमाइयां तो अपनी हो गई। अब बताओ इस साल हमने उसको कितने महीने सर्विस दी है? 3 महीने। इस साल हमने 12 महीने में से 3 महीने सर्विस दी है, तो बताओ ये 1 ईयर सर्विस सपोर्ट एग्रीमेंट के पैसे कितने थे? 120। 120 से 12 महीने के, 120 से 12 महीने के तो डिवाइड बाय 12 करो तो पर मंथ कितना है? 10 पर मंथ था ना, 10 पर मंथ था ना, तो 10 यहाँ, 10 यहाँ और 10 यहाँ। तो जरा सोच के बताएं टोटल मैंने उससे कितना ईयर एंड तक कितना रेवेन्यू बुक करूंगा? 850 ये करा, 10 10 और 10 यानी 880 का रेवेन्यू इस साल में रिकॉग्नाइज करूंगा। 880 का रेवेन्यू मैं इस साल रिकॉग्नाइज करूंगा, 880 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करूंगा। कुछ बच्चों ने पहले ही जवाब दे दिया था भाई, 850 रुपए तो 1 अक्टूबर को ही हो गए और बाकी अक्टूबर नवंबर और दिसंबर में 3 महीने सर्विस दी है, तो अपॉर्शन करके 3 महीने की इनकम बुक कर लो। तो 120 रुपए 12 महीने की इनकम है, 120 रुपए 12 महीने की इनकम है, तो 3 महीने की 30 रुपए होगी, देख लो। कर लिया? कर लिया बेटा मेरे बच्चों? ये सब आपकी कैपलिन की किट के क्वेश्चन हैं, कैपलिन की किट के सवाल आते ही हैं। बोलो भाई, कर लिया? चलें, अब 327, 327। मैं चुप हूं, देखते हैं तुम्हारा दिमाग कितना है। मैं 1 मिनट चुप हूं, 1 2 मिनट दे रहा हूं तुम्हें, पढ़ो इसमें से एक पिक कर लो, एक जो सही वाला है वो पिक करो। कर सकते हो तुम लोग, इतने बेकार नहीं हो, इतने बेकार नहीं हो, पढ़ो और पिक करो, एक पिक करो। चलो मैं बता रहा हूँ। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम हैज बीन इंक्लूडेड करेक्टली। कह रहा है कि ये ईयर एंड, यहाँ 31 मार्च X5 ईयर एंड है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसमें इसने सही काम किया है? बहुत होश में रहना, देखो अब ये सवाल समझने हैं, बस एंड के 2 सवाल रह गए हैं।
हेड कंपनी नेगोशिएटेड अ सेल्स एट अ वैल्यू ऑफ 2 लाख ऑन बिहाफ ऑफ अ क्लाइंट। भाई मेरा काम था ही नहीं, किसी और का काम था, मैं एजेंट था। रेस्ट कंपनी वन ऑफ इट्स क्लाइंट, हेड कंपनी इज एंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन द एग्रीड सेल प्राइस। यार कितना खुल के बोल रहा हूं, हमेशा बोला है और आज भी बोला है, एजेंट का सिर्फ एक ही हक है, कमीशन। एजेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही हक है और वो है कमीशन। एजेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही हक है और वो क्या है, कमीशन। सही है। तो मुझे 2 लाख का 10% 20,000 बुक करना चाहिए था, मेरी हरकत देखें। एंड हैज रिकग्नाइज्ड, अस्तगफिरुल्लाह, हैज रिकग्नाइज्ड रेवेन्यू ऑफ 2 लाख। भाई दूसरे का रेवेन्यू अपने पास बुक कर लिया, टोटली गलत, टोटल गलत। ए इज फुल टाइम गलत, ए इज फुल टाइम गलत। ओके, अब ए गलत है, देख लो भाई, 20,000 बुक करना चाहिए था, 2 लाख बुक करके खड़े हो गए, दूसरे का रेवेन्यू अपने पास बुक करा, गलत काम है। बी, हेड कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सप्लाई कंसल्टेंसी सर्विसेज एकदम दिमाग रोशन हो गया। सर्विसेज का रेवेन्यू बुक होता है ओवर टाइम, सर्विसेज का रेवेन्यू बुक होता है ओवर टाइम। देखते हैं इसने क्या किया। टू कैप कंपनी फॉर अ 3 ईयर, 3 साल का टर्म है विद अ टोटल फी ऑफ 3 लाख। एक मिनट, 3 साल की 3 लाख, 3 साल की 3 लाख, सूखा सूखा चलो दिमाग में, 3 साल की 3 लाख तो 1 साल की 1 लाख हो गई, 3 साल की 3 लाख तो 1 साल की 1 लाख हो गई। The contract commenced on 1st of July X4 and head company recognized the revenue of 100,000 on the transaction in its financial statement। गलत, गलत, छोटी गलती की है, छोटी गलती की है, बताता हूँ। चलो इधर आओ, इधर देखो, यहाँ देखो, ये देखो, आपका अकाउंटिंग पीरियड पहली लाइन में पढ़ो कब एंड हो रहा था। देखो आपका अकाउंटिंग पीरियड 31 मार्च X5 को एंड हो रहा था। बेटा सब यहाँ देखें, ये बहुत गौर से पढ़ा करो। हाँ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंटिंग डेट का लास्ट दिन देख लिया करो। हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा था 31 मार्च X5 को, हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा था 31 मार्च X5 को, तो ये स्टार्ट हो रहा होगा 1 अप्रैल X4 को। सही है बेटा, ये देखो 12 महीने का अकाउंटिंग पीरियड होता है। अकाउंटिंग पीरियड ड्रॉ कर लिया, अकाउंटिंग पीरियड ड्रॉ कर लिया 1 अप्रैल X4 से लेके 31 मार्च X5, 1 अप्रैल X4 से लेके 31 मार्च X5, ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब बताओ, ये जो मैंने काम शुरू किया था ना, ये जो सर्विस देना शुरू की थी, 1 जुलाई से की थी। ये देखो 1 जुलाई X4 से की थी। तो देखो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च। बताओ, इस साल 9 महीने सर्विस दी थी ना, इस साल 9 महीने सर्विस दी थी ना, इस बेवकूफ ने पूरे 12 महीने की बुक कर ली। नहीं समझे, एक मिनट यार, 3 लाख इज फॉर 3 ईयर्स था। देखो 300,000 3 साल का था, 3 लाख की जो पेमेंट है वो 3 साल की है, तो डिवाइड बाय 3 ईयर्स करा तो 1 लाख पर एनम आया, 1 लाख, 1 लाख पर एनम आया। हाँ जी, 1 लाख पर एनम आया। और पर एनम का मतलब, एनम का मतलब 12 महीने, तो 12 महीने का 1 लाख आया है, 12 महीने का 1 लाख आया है, तो आपने सिर्फ 9 महीने सर्विस दी है ना, तो इंटू 9/12 करो, तो आंसर आना चाहिए था 75,000। आपका आंसर आना चाहिए था 75,000, आपको सिर्फ 75,000 का रेवेन्यू बुक करना चाहिए था। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 75,000 का रेवेन्यू बुक करना चाहिए था। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 75,000 का रेवेन्यू बुक करना चाहिए था। इसने कितना बुक कर लिया, इसने 1 लाख का बुक कर लिया, ये भी गलत है, ये बी भी गलत है। इसने 1 लाख का बुक कर लिया, ये गलत है। देख लो, देख लो, मैं रुक रहा हूँ, जल्दी नहीं करें, जल्दी ना करें। ये देख लें, ये देखें, इसने 1 लाख का रेवेन्यू बुक कर लिया, करना चाहिए था 75। अब on 1st of November X4 head company purchased, on 1st of November X4 head company purchased goods at a cost of 50,000 and sold the goods for 75,000 on 20 जनवरी X5 ईयर एंड से पहले। सही है, यानी माल बेचा 75 का, खरीदा था 50 का, खरीदा 50 का, बेचा 75 का। एक मिनट, एक मिनट, he had recognized the revenue of 75,000, बिल्कुल सही है। इसको यूं करना चाहिए था, देखो सेल्स बुक करनी चाहिए थी 75 की,
कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक करनी चाहिए थी 50,000 की, तो ऑटोमेटिकली 25,000 का जीपी आ जाता। बिल्कुल सही है। लेकिन हमारा इस वक्त कंसर्न किससे? हमारा इस वक्त कंसर्न है सेल्स से, तो बिल्कुल सही है। सेल्स इसने 75,000 की बुक की, बिल्कुल सही है। सेल्स 75,000 की बुक होगी, सेल्स 75 की, कॉस्ट 50 की, तो ऑटोमेटिकली 25 का प्रॉफिट आ जाएगा। सही है। तो सेल्स का मतलब ग्रॉस अमाउंट, सेल्स इज ग्रॉस, तो बिल्कुल सही किया इसने। सी सही है, देख लो। सी इज टोटली करेक्ट। सी इज टोटली करेक्ट, देख लो। अब जरा डी देखते हैं, डी क्यों गलत है। डी क्यों गलत है ये बताता हूँ। ऑन 1 December X4 हेड कंपनी परचेज्ड गुड्स एट अ कॉस्ट ऑफ 25,000 एंड सोल्ड दीज गुड्स फॉर 50,000। 25 की लेके 50 की बेची, 25 की लेके 50 की बेची, तो ये करना चाहिए था। इधर देखो, इनको सेल्स बुक करनी चाहिए थी 50 की, कॉस्ट ऑफ सेल्स बुक करनी चाहिए थी 25 की, तो 25 का प्रॉफिट आ जाता, 25 का प्रॉफिट आ जाता। इसने क्या हरकत की, हरकत देखें। कह रहा है एच कंपनी रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब सेल्स ऑफ 25,000, गलत भाई। 25,000 का तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना, 25,000 का ग्रॉस प्रॉफिट होगा। सेल्स तो पूरी 50 की बुक करनी चाहिए थी, सेल्स तो पूरी 50,000 की बुक करनी चाहिए थी भाई। ये भी गलत है, ये भी गलत है, टोटल गलत है। तो सी, सी इज करेक्ट। 327 आंसर इज सी। 327 आंसर इज सी। अब अब एक 30-30 सेकंड के सवाल आते हैं, खत्म। 328 बताओ क्या होगा। 328 बताओ क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट पार्ट ऑफ द 5 स्टेप। 5 स्टेप में से एक चीज स्टेप नहीं है। 5 स्टेप लिखवाए थे ना, उसमें से एक नहीं है। देखो ये भी है, आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेज 5 है, ये स्टेज 5 है, याद है। ये स्टेज 5 है, ये स्टेज 1 है, ये स्टेज 4 है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग, नहीं, गलत बात, ये गलत है, ये गलत है। यही असल हमारा आंसर है, यही आंसर है बी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट। बेटा जरूरी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में और कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी होता है, तो ये बात गलत है, यही असल आंसर है बी। बाकी ए, सी और डी, उन पांचों में से कोई ना कोई स्टेज था। ए, सी और डी के स्टेजेस का मैंने नाम लिख दिया, आपको मैंने लिखवाया भी है, जाके पढ़ भी सकते हैं। हाँ भाई, हाँ भाई, बोलो। 328 का आंसर है बी, क्योंकि बाकी सब तो स्टेजेस थे, बी कोई स्टेज नहीं है, बी कोई स्टेज नहीं है। चलो ये बताओ। 329 आइडेंटिफाई, ये स्टेज 5 से रिलेटेड है, बस दिस इज स्टेज 5। स्टेज 5 प्लीज यहां देखें। आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज एक्सेप्टेबल बेसिस फॉर रिकॉग्निशन रेवेन्यू। बताओ स्टेज 5 में कौन सी दो चीजें लिखवाई थी। स्टेज 5 में ये था, एक पॉइंट इन टाइम था और एक ओवर टाइम था। ये दो, ये जो है ना, सुनो, ये देख लो। स्टेज 5 के लिहाज से ट्रू बात क्या है, ट्रू। पॉइंट इन टाइम एक रेवेन्यू बुक करने का तरीका है, और एक ओवर टाइम। ये ऑन अ रीजनेबल बेसिस और एनुअली, ये कुछ नहीं बताया। ये IFRS 15 ने नहीं बताया। IFRS 15 ने रेवेन्यू बुक करने के दो बातें बताई, याद है। रेवेन्यू बुक जो स्टेज 5 था उसके ऊपर दो बातें थी, या तो ओवर टाइम रेवेन्यू बुक करो, या पॉइंट इन टाइम, या ओवर टाइम या पॉइंट इन टाइम। ये रीजनेबल बेसिस फॉल्स है और एनुअली भी फॉल्स है, इस पर IAS ने कोई बात नहीं की। इस पे IFRS 15 ने कोई बात नहीं की है, राइट। अच्छा मेरी बात सुनो बेटा, अब आपने IAS 37 की, IAS 10 की, इन सब की स्टडी टैक्स अपनी BPP या कैप्लन की जो भी स्टडी टैक्स है वो रीड करनी है। अगर आपने स्टडी टैक्स रीड नहीं की IAS की, तो आपने प्रिपरेशन नहीं की है। IAS जितने भी हैं, इवन IFRS 15 का भी एक पेज होगा हार्डली, ये तो मेरे ख्याल से बुक में बहुत ही कम है। बहरहाल इसको भी रीड करें, IAS 10 और IAS 37 इन सब की रीडिंग करें, ओके। ठीक है, चलें, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।